हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग मिस्टर ज़ॉम्बी के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इस भाई साहब ने फैसला कर लिया था कि अब वो सभी लोगों को मार देगा और सारा क्रेडिट रख लेगा। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग चीफ को देखते हैं, जो कि हेड से कहते हैं कि हमें अभी भी कम्युनिकेशन को बंद रखने की जरूरत है। वो लोग तो सेफली वहाँ पे पहुंच चुके होंगे ना, लेकिन हेड आगे से बताते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें ये जारी रखना पड़ेगा। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के साथ हैं। प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी से पूछता है कि तुम एक ज़ॉम्बी हो ना, जिससे ज़ॉम्बी हैरान होता है। लेकिन प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, जिस पे ज़ॉम्बी हाँ कहता है। जिस पे प्रेसिडेंट आगे से हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, लेकिन मेरे पास एक सवाल भी है। तुम्हारे पास जब इतनी ही ताकत है और आइडियलिज्म है, तो फिर तुम दुनिया के ऊपर कब्जा करके उसके ऊपर राज करने के बारे में क्यों नहीं सोचते हो। जिस पे ज़ॉम्बी उसे कहता है कि मुझे इन सभी चीजों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वहीं पे इस लड़की को जैसे ही पता चलता है कि इन लोगों का उस बंदे यानी ज़ॉम्बी साओ के साथ कनेक्शन टूट चुका है, तो इन लोगों को चिंता होने लगती है कि कहीं वो कुछ अजीबोगरीब चीजें न कर दे। वहीं पे चिंकी मिंकू को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और वो भागते हुए प्रेसिडेंट की कार की तरफ जाने लगती हैं। अब इसके बाद हम लोग उसी कार को देखते हैं जिसको होटल की तरफ ले जाया जा रहा था, और इस कार के अंदर वायलेट और लैन की होती हैं। और उसी टाइम पे उन लोगों के ऊपर साओ नाम का ज़ॉम्बी इकट्ठा हमला कर देता है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। हालांकि वायलेट और लैन की बड़े आराम से ही उसे डॉज कर लेते हैं और गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे चिंकी मिंकी भी आ जाती है, जो की वायलेट और लैन की से कहती है कि वहाँ से निकलो, वो आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे साओ उन लोगों से कहता है कि दूसरी कंट्री की फॉरेनर्स, आज मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि हमारी कंट्री की ज़ॉम्बीज की पावर कितनी ज्यादा है। लैन की चिंकी से पूछती है कि इसका क्या मतलब है, जिसमें मिंकी आगे से बताती है कि ये ज़ॉम्बी बॉस है, जो कि मेरी सिस्टर के कंट्रोल के अंदर है। अब इसके बाद साओ अपने हाथों के अंदर से क्रॉप्स ऑयल को बाहर निकालता है। बस ये बिल्कुल पेट्रोल की तरह काम करेगा, बस इसे निकाला डेड बॉडी से गया है। साओ सबसे पहले सामने की तरफ क्रॉप्स ऑयल को फेंकता है, जिसके बाद उसके ऊपर आग लगा देता है और उसी के साथ सामने की तरफ तेजाब मारते हुए एक तेजी से स्लैश मारता है, जिससे वो आग का घेरा वायलेट और लैनकी को छूते हुए निकलता है। लेकिन वो दोनों ही जंप करके उसे डॉज कर लेती हैं। वहीं पे मिंकी उन दोनों को बताती है कि ये आग अगर एक बार तुम्हें छू लेगी तो कभी भी बुझेगी नहीं, जब तक तुम लोग मारे नहीं जाते हो। अब इसके बाद हमें चिंकी मिंकी का नाम पता चलता है, तो इन दोनों का नाम स्नो और रेन है। और वायलेट उन दोनों से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहीं पे हम लोग लैनकी को देखते हैं, जो कि उस आग के घेरे के अंदर फंस चुकी थी। इधर बिग सिस उन दोनों से कहती है कि ये बात को पक्का कर लेना कि तुम लोग साओ को अपने साथ लेके आओ। असैसिनेशन का प्लान पहले से ही फेल हो चुका है, और अगर साओ की बेवकूफी के चलते वहाँ पे ज्यादा डैमेज हुआ तो कंट्री बी के प्रेसिडेंट को ये मौका मिल जाएगा कि हमें पकड़ने का। अब उसी टाइम में उन दोनों के बगल से ज़ॉम्बी की गाड़ी गुजरती है, और ज़ॉम्बी एक नजर में उसको देखता है और ज़ॉम्बी उसको देखता है। वहीं पे हम लोग लैनकी को देखते हैं, जो अपनी शॉट्स को बाहर निकाल लेती है और साओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन साओ आगे से स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है और उसे लैनकी के मुंह के ऊपर फोड़ देता है। इसके बाद वो लैनकी के ऊपर स्नीक अटैक करके उसकी पूरी बॉडी को बीच से काट देता है। इसके बाद उसके ऊपर पंच मार के उसे पीछे फेंक देता है और बाकी लोगों से कहता है कि अब आगे कौन आएगा। वहीं पे लैनकी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो नॉकआउट हो जाती है। अब इसके बाद स्नो और रेन अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, और हम लोग देखते हैं कि साओ के आसपास बिजली के अंदर चमकते हुए 3 शॉट आ जाती हैं, और वो दोनों वायलेट के पास आके उसे कहती हैं कि लैनकी को लो और जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, तुम अभी भी उसके साथ लड़ाई करना नहीं चाहोगी। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी शॉट बाहर निकाल लेती हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं, और साओ से कहती हैं कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन साओ आगे से चिल्लाते हुए कहता है, घंटा, अगर तुम दोनों हमारी बिग सिस की छोटी बहनें ना होती तो मैंने तुम दोनों को पहले काफी टाइम में मार दिया होता और उठा के बेच दिया होता। लेकिन आजकल के छोटे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये एक अच्छा मौका होगा कि मैं बिग सिस के बिहाफ पे तुम्हें अच्छा सबक सिखा दूं। इसके बाद साओ दोबारा वहाँ पे क्रॉप्स ऑयल का इस्तेमाल करता है, और ये अपनी बॉडी से ही निकाल रहा है, पता नहीं कैसे। अब इसके बाद साओ बहुत ज्यादा क्रॉप्स ऑयल को बाहर निकालता है और लाइटर को नीचे फेंक देता है, और क्रॉप्स ऑयल से जो भी आग निकल रही थी वो सीधा साओ के आसपास जाके चिपकने लगती है और उसे चिपक जाती है, और भाई हमारा सस्ता घोस्ट राइडर बन जाता है। हालांकि इस टेक्निक का नाम फ्लेम फ्लावर है। स्नो और रेन उसकी पावर को देख के हैरान हो जाती है कि ये अचानक से घोस्ट राइडर कैसे बन गया। वहीं पे हम लोग वायलेट को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। वहीं पे साओ उन दोनों से कहता है कि मेरी बड़ी बहन तुम लोगों के ऊपर फेवर करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों खुद को महामहिम समझने लगो। वहीं पे रेन पीछे मुड़ती है और वायलेट से कहती है कि देख क्या रही हो, जल्दी से जाओ यहाँ पे। लेकिन वायलेट वहाँ पे ज़ॉम्बी जीन का इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन उसी टाइम पे लैन की खड़ी होती है, जो कि वायलेट से कहती है कि रुक जाओ, तुमने पिछली बार पूरी रोशनी अपनी तरफ खींच ली थी, लेकिन इस बार ये मेरा होने वाला है। वहीं पे वो तीनों इन दोनों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं, तो इन्होंने पूरे तरीके से अपने चेहरे को बदल लिया था। वहीं पे लैनकी के चेहरे के ऊपर होलो मास्क आ चुका था। बेशक स्नो और रेन ये देख के हैरान होती हैं। वहीं पे लैनकी आगे से कहती है कि अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराऊंगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं पे वायलेट लैनकी से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम खत्म करो, टाइम वेस्ट ना करना। वहीं पे स्नो उन दोनों से पूछती है कि
तुम लोग इंसान भी हो। वहीं पे साओ को उन लोगों के अंदर से कुछ जानी पहचानी सी सेंसेस महसूस होने लगी थी, लेकिन उनकी खुद की काइंड की नहीं थी। बेसिकली दूसरे देश के ज़ॉम्बी थे ना, तो कहाँ से महसूस हो जाएगी खुद की काइंड। वहीं पे लैन की साओ से कहती है कि किस चीज का इंतजार है, तुमने तो कहा था कि तुम हमें मारने जा रहे हो। जिसपे साओ आगे से कहता है ठीक है, तुम्हें इतना ही इंतजार है तो फिर ये लो। इसके बाद वो सामने की तरफ अटैक करता है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। जिसके बाद वो फ्लेम फ्लावर बुलेट नाम का एक अटैक इस्तेमाल करता है और सामने की तरफ 3 आग की बुलेट्स फेंकता है। लेकिन हम लोग लैनकी को देखते हैं जो कि उन सभी बुलेट्स को इनहेल करने लेती है और अपने पेट के अंदर भर लेती है। रेन आगे से कहती है कि उसने ये आग को निगल कैसे लिया। अब इसके बाद लैनकी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और डायरेक्ट सो के ऊपर एक जोरदार लात मारती है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। लेकिन साओ खुद को संभाल लेता है और उसे समझ में नहीं आता है कि एक इंसान की किक इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती है। वहीं पे बिग सिस उनसे कह रही थी कि अगर तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है तो जल्दी वहाँ से बाहर निकलो, लेकिन साओ उनकी बात को इग्नोर कर दे रहा था। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं और हेड उसे कॉल लगा के बताते हैं कि शायद से वायलट और लैनकी का सामना किसी चीज से हो गया है। वहीं पे ज़ॉम्बी ने सेफली प्रेसिडेंट को उनके होटल के अंदर छोड़ दिया था और हेड उससे कहते हैं कि जाओ जाके वायलट और लैनकी को चेक कर लो, कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया है। तुम्हें प्रेसिडेंट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा इलाका है, वो सेफ रहेंगे। तो फिर ज़ॉम्बी लैनकी और वायलट को चेक करने के लिए जाने लगता है। वहीं पे हम लोग लैनकी को देखते हैं जो कि इस बारे में सोच रहे थे कि उसने कैसे ज़ॉम्बी की जीन को चुरा लिया था। वहीं पे जब डुआन दोबारा चेकअप के लिए गई हुई थी तब उसने देख लिया था कि लैनकी ज़ॉम्बी के जीन को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने वाली थी। डॉन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लैनकी आगे से बताती है कि वायलट उसकी ही तरह एक प्रेसिडेंट हेड है, लेकिन वो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और उसे ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। डुआन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन लोगों ने अभी तक इसे अच्छे से रिसर्च नहीं किया है और इसके और भी कई सारे हार्म या फिर इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन लैनकी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था और वो ज़ॉम्बी के जीन को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेती है और इसी तरीके से लैनकी को ज़ॉम्बी की ब्लड लाइन की पावर मिली थी। वहीं पे वायलट को समझ में आ जाता है कि लैनकी ने अपने इमोशन से कंट्रोल खो दिया है। वहीं पे हम लोग साओ को देखते हैं जो कि अपनी फ्लेम्स की मदद से वहाँ पे एक बवंडर ले आता है, लेकिन लैनकी आगे से उसने अभी तक जो भी हवा अपने पेट के अंदर भरी हुई थी सॉरी आग को, वो अब बाहर की तरफ रिलीज करने लगती है, जिससे वो सभी लोग हैरान होते हैं कि अचानक से आग क्यों उगलने लगी। लेकिन जैसे ही वो आग साओ को पकड़ती है तो फिर साओ को जलन होने लगती है और वो दर्द में चीखने और चिल्लाने लगता है। उसी टाइम पे लैनकी उसके पास आती है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है, जिससे साओ सीधा जमीन के अंदर घुसता है और जमीन के अंदर ही घुस जाता है। अब इसके बाद लैनकी के ऊपर पूरी तरीके से क्रेजीनेस हावी होने लगती है और वो जोरों शोरों से चीखने और चिल्लाने लगती है। वायलट उससे कहती है कि अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम बहुत जल्द ही अपनी बॉडी से कंट्रोल खो दोगी। वहीं पे हम लोग लैनकी को देखते हैं जिसे खून की उल्टियां होने लगी थी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से। अब इसके बाद लैनकी साओ की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हें खा लूंगी, जिसे साओ डर के मारे पीछे हटने लगता है और आगे से कहता है कि साला ज़ॉम्बी मैं हूँ या तुम मुझे खाने की क्यों बात कर रही हो। अब उसी टाइम पे बिग सिस उसको कॉल लगा के बताती है कि तुरंत सुनो मेरी बात, वहाँ से तुरंत के तुरंत भाग निकलो, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक चीज तुम्हारी तरफ आ रही है। और हमें पता चलता है कि खतरनाक चीज और कोई नहीं ज़ॉम्बी थे जो कि डायरेक्ट वहाँ पे लैंड होता है। वहीं पे साओ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि विनर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन उसी टाइम पे उसके पास उसके कुछ साथी आते हैं और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन लैनकी नीचे की तरफ बैठती है और उसे कहती है कि भागने के बारे में सोचना भी नहीं। वहीं पे साओ आगे से कहता है कि रुक जाओ भाई, मैंने अभी तक जीत को हासिल नहीं किया है। लेकिन वो दूसरा बंदा उसे कहता है कि अगर तुम यहीं पे लड़ने के लिए उत्सुक रहे तो फिर बहुत जल्द ही मारे जाओगे। वहीं पे हम लोग लैनकी को देखते हैं जो कि सामने की तरफ से एक बीम फायर करती है। वो बीम सीधा जाके उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो बेचारी एक बिल्डिंग से टकरा जाती है, जिससे वहाँ पे उस बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और उसी बीच हम लोग देखते हैं कि जो बंदा साओ को बचा के ले जा रहा था वो हवा में ही गायब हो जाता है, मरा नहीं है, गायब हो गया है। वहीं पे रेन और स्नो आगे से कहती है कि ये किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, हमें भी चाहिए, लेकिन धमाके की वजह से वो भी पीछे जाके गिर जाती है और उनके ऊपर वो पूरी बिल्डिंग गिरने वाली थी। वहीं पे वायलट को पहले से ही पता था कि जैसे ही वो कंट्रोल खो देगी तो उसके अंदर की जो पावर होगी वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पे वो बिल्डिंग स्नो और रेन के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन उसी टाइम पे कोई उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक करता है और उसके बीच से 2 टुकड़े कर देता है, और कोई नहीं, ये हमारा ज़ॉम्बी था। स्नो और रेन आगे से कहती हैं कि ये कौन है जिसने हमारी जान बचा ली। वहीं पे जब ज़ॉम्बी उन लोगों की तरफ देखता है तो वो हेंताई प्रोटैगनिस्ट बन चुका था। वहीं पे वो दोनों तो ज़ॉम्बी को देख के हैरानी हो चुकी थी। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी की नजर लैनकी के ऊपर पड़ती है जो कि अपनी पावर्स को रिलीज ही करे जा रही थी, तो ज़ॉम्बी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है
और अपनी मुट्ठी बंद करने के साथ ही वो लैंकी की पावर को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे लैंकी का होलो मार्क्स टूट जाता है और वो आजाद हो जाती है। साथ ही में जो वो पावर रिलीज कर रही थी वो भी खत्म हो जाती है। ज़ॉम्बी अपने जिन को 100% कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो बस करता नहीं है। लैंकी के साथ साथ वायलेट भी अपनी पावर को डिस्कनेक्ट कर लेती है, जिसके बाद वायलेट लैंकी से पूछती है क्या तुम ठीक हो। वहीं पे ये दोनों भी उन लोगों को ऐसे देख के हैरान हो चुकी थी, जिसके बाद उन लोगों को याद आता है कि वो लोगों की जान किसी खूबसूरत लड़की ने बचाई थी, लेकिन जब वो साइड में देखती हैं तो फिर उन्हें नॉर्मल ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वहीं पे स्नो तो आंखें मीचते हुए कहती है कि साला मुझे एक यहाँ पे खूबसूरत हैंडसम लड़का दिखाई दिया था, अचानक से वो गायब कैसे हो गया। इस पे रेन आगे से बताती है कि मैंने भी देखा था। इसका मतलब है कि हम लोगों ने एक ही चीज देखी है और बेशक ये कोई इल्यूजन नहीं था, या फिर ये इल्यूजन भी हो सकता है क्योंकि हम दोनों ही काफी टाइम से सिंगल हैं। अब इसके बाद उन दोनों की नजर ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है और वो दोनों पूछती हैं कि ये बंदा कौन है। इस पे वो दोनों में से एक बताती है कि ये शायद से दूसरी कंट्री एक रिसर्चर हो सकता है, हमने इस पर्सन को पहले कभी भी नहीं देखा है। अब इसके बाद वो लोग टैक्सी बुक करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं होटल के लिए। वहीं पे रेन आगे से कहती है कि उन लोगों ने पहले ही एशियन सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर लिया होगा, तभी ये लोग यहाँ पे आके इतनी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं और तभी इतने ज्यादा शक्तिशाली हो पाए हैं। हमने तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, हम तो छोटे बच्चों की तरह बस यहाँ पे तमाशा देख रहे थे। उसी टाइम पे स्नो के पास कॉल आता है और उसे बता दिया जाता है कि कंट्री ए का प्रेसिडेंट होटल में सही सलामत पहुंच चुका है। इसलिए स्नो रेन से कहती है कि जल्दी चलो हम लोग हेडक्वार्टर पे चलते हैं, हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो चुका है। वहीं पे स्नो अपने एक बंदे को कॉल लगाती है और उसे पूछती है कि जो बंदा यहाँ पे नया आया है कंट्री ए की तरफ से, मुझे उसके बारे में पता लगाओ कि वो कौन है और क्या करता है। अब इसके बाद हम लोग सौ और इस अलग बंदे को देखते हैं। वहीं पे सौ तो अभी भी रेड लगाया जा रहा था कि मैंने फाइटिंग खत्म नहीं की थी, तो दूसरा बंदा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि एक चट्ठा मारूंगा मुंह लाल हो जाएगा, एक तो जान बचाई है ऊपर से चिल्ला रहे हो कि फाइट नहीं लड़ पाया। खैर वो बंदा सौ को बताता है कि हम लोग अभी के लिए उस मिस्टीरियस फेलो के बारे में बात नहीं करते हैं, असैसिनेशन का मिशन पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे कुछ फील हो रहा है कि फॉरेनर की तरफ से यहाँ पे कुछ पावरफुल ज़ॉम्बीज आने वाले हैं और वो हमारे इलाके के अंदर एंटर होने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग एक प्लेन को देखते हैं जो कि कंट्री बी के अंदर लैंड होता है और उसके अंदर पेट ट्रांसपोर्ट था, यानी कि जो दो पावरफुल ज़ॉम्बीज थे वो और कोई नहीं लैंग और फर थे, और ये कोई नॉर्मल डॉग्स नहीं है, ये ज़ॉम्बी गॉड के डिवाइन डॉग्स हैं। अब इधर हम लोग फर को देखते हैं जो कि आगे से कुत्ते की तरह वुफ नहीं बल्कि शेर की तरह दहाड़ रहा था, इसलिए लैंड की उसके पास आती है और उसके ऊपर कुत्ते का पट्टा बांध के उसे कहती है कि अच्छे से बिहेव करो, अगर हम लोगों एक्सपोज हो गए तो मैं तुम्हारे बॉस को बता दूंगी। अब इसे फर के दिमाग के अंदर परमिट के बारे में याद आता है जो अभी तक बंधा हुआ है। इसके बाद वो आगे से कुत्ते की तरह वुफ वुफ करने लगता है। वहीं पे रेन और स्नो उनके डॉग्स को चेक करने के लिए आती हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पेट्स तो कुछ ज्यादा ही दिखने में स्पेशल हैं, जिसपे लैंड की और वायलेट आगे से कहती हैं कि स्पेशल है, हमें तो नहीं लगता है। खैर स्नो और रेन उनके पेट्स को अप्रूवल दे देती हैं और उनसे कहती हैं कि कोई भी बात नहीं है, जाओ और जाके इन्हें खाना पानी खिलाओ। अब इसके बाद लैंड की और वायलेट उन दोनों को लेके वहाँ से जाने लगती हैं। वहीं पे स्नो आगे से कहती है कि ये दोनों वुमेन्स काफी ज्यादा चालाक हैं, हम इनसे कभी भी बात करके ये पता नहीं लगा पाएंगे कि इनकी पावर का सोर्स क्या है। ऐसा लगता है कि हमें दूसरे प्लान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या तुमने उस प्रोफेशनल को हायर कर लिया है। इसमें रेन आगे से कहती है कि उसे तो अब तक आ जाना चाहिए। रेन इस लड़की का नाम है जिसकी टोपी के ऊपर स्टार बना हुआ है। अब इसके बाद अगला सीन 2 दिनों के बाद का होता है और कंट्री ए का प्रेसिडेंट अब अपनी 7 दिन की विजिट को शुरू करता है, जहाँ पे वो अलग अलग लोगों से जाता है मीटिंग करने के लिए। अब इसके बाद में प्रेसिडेंट की पूरी दिनचर्या बताई जाती है कि वो सबसे पहले एक मॉल के अंदर गए थे उसका उद्घाटन करने के लिए, इसके बाद वो असेंबली के अंदर गए उनके बारे में कुछ बात करने के लिए, इसके बाद वो वहाँ की क्वीन से भी मिले शाम को टाइम पे और सभी लोग उनका पीछा करते हुए उनकी फोटो वोटो खींच रहे थे। और रात के टाइम पे उनकी एक ऑफिशियल मीटिंग हुई जहाँ पे वो लोग अपने ऑफिशियल मैटर्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे। अब रात के टाइम पे इन लोगों की जॉब खत्म हो जाती है, वहीं पे वायलेट तो काफी ज्यादा थक चुकी थी। अब इसके बाद हम लोग रेन को देखते हैं जो कि स्नो से पूछती है तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने इसी बंदे को खूबसूरत आदमी में बदलते हुए देखा था, जिस पे रेन आगे से कहती है दोनों आंखों की कसम। अब इसके बाद वहाँ पे वो प्रोफेशनल बंदा आ जाता है जो इनके साथ काम करने वाला है और इस बंदे का नाम है हेड चुई और इस बंदे की स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये किसी भी बंदे के मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट यानी कि देख और निकाल सकता है। जिसमें रेन आगे से बताती है कि तुम्हें इस बंदे की मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट करना है और निकालना है और हमें ये काम जल्दी करना पड़ेगा, ये आदमी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, यहाँ तक कि हमने पूरी भाई जड़ें खोद निकाली तब भी हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली कि ये पैदा कहाँ पे हुआ, इसकी उम्र क्या है, इसका नाम क्या है। हमें ऐसा लगता है कि इसका पक्का जरूर किसी एशियन सिविलाइजेशन से लेना देना होगा। जिसपे चुई आगे से कहता है कि कोई भी बात नहीं है, मैं इस काम में बहुत ज्यादा माहिर हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो एक इंजेक्शन को अपने अंदर घुसाता है और वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके कंट्री ए का प्रेसिडेंट बन जाता है। इस पे रेन उसे कहती है कि वाह मैं तो पहचाने नहीं पा रहे क्योंकि तुम हेड चुई हो, हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम काम को जल्दी पूरा कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग वायलेट को देखते हैं जो कि सोडा
बाहर निकालती है और ज़ॉम्बी को पीने के लिए देती है और उसे पूछती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि तुम कितने साल के होगे। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मुझे क्या पता, मैं भूल गया। इस पे वॉयलेट आगे से अंदाजा लगाते हुए कहती है कि 800 साल, 1000 साल, 200 साल या फिर 2000 साल। लेकिन वो बाद में निराश होकर वहाँ से जाते हुए कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि तुम कितने साल के हो। ज़ॉम्बी उसे बता देता है कि वो सोने के लिए जा रहा है। अब इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि उनके होटल के अंदर घुस चुके थे, जबकि सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट थी। वहीं पे इंसानी बंदा आगे से कहता है कि हमें यहाँ पे सच में आने की जरूरत थी। इस पे आसी आगे से कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने जैसे ही उसे देखा तो मुझे इतना पता चल गया कि वो कोई इंसान नहीं है। अब इसके बाद आसी जब ज़ॉम्बी को पीछे से जाते हुए देखता है तब उसके अंदर से निकलता हुआ ऑरा आसी को बहुत ज्यादा डरा देता है। इसीलिए आसी तुरंत अपने दोस्त को पकड़ता है और उसे कहता है कि भागो यहाँ से, मैं गिव अप करता हूँ। अब जब ज़ॉम्बी सोने के लिए जा ही रहा था तब उसके पास स्नो वॉयलेट बन के कॉल करती है और उसे बताती है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें बुलाया है। वॉयलेट उससे पूछता है कि तुम तो सोने जा रही थी ना। इस पे स्नो आगे से कहती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, प्रेसिडेंट ने तुम्हें बुलाया है, जाओ और जाके उनसे मिल लो, वो तुम्हारा इंतजार रूम नंबर 614 में इंतजार कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग असली वाली वॉयलेट को देखते हैं जो सोने के लिए जा रही थी। उसी टाइम पे लैन की उसके पास आती है और उसे बताती है कि प्रेसिडेंट ने हमें बुलाया है। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाता है। ये नकली वाला है यानी हेड चोई। अब इसके बाद हम लोग वॉयलेट और लैनकी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पाती हैं। दरअसल स्नो ने वहाँ पे कम्युनिकेशन जैमर का इस्तेमाल किया था, इसीलिए ये लोग अपना फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो दोनों खुद ही वहाँ पे चली जाती हैं प्रेसिडेंट से बात करने के लिए, जहाँ पे फर और लैंग को बंद करके रखा गया था सेफ्टी के खातिर। वॉयलेट उनसे पूछती है कि आपने हमें क्यों बुलाया है, तो फिर प्रेसिडेंट आगे से बताता है कि सूसू जाना है। इससे उन दोनों के पैरों तले ही जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो दोनों कुछ कर नहीं सकती थी। अब इसके बाद वहाँ पे वॉशरूम भी एक लेडीज के लिए था, एक जेंट्स के लिए था, इसीलिए वो दोनों वहीं पे बाहर ही रुक चुकी थी। वॉयलेट आगे पूछती है कि हमें कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना यहाँ पे इंतजार करने से। लैंगी कहती है कि कोई बात नहीं है, हमारा ही इलाका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जिस वॉशरूम के अंदर वहाँ पे आसी और इंसानी बंदा था, वहाँ पे इंसानी बंदा आसी से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे खुद ही लेके आए थे, तो फिर डर के मारे भाग क्यों रहे हो। इस पे आसी आगे से कहता है कि मैंने कुछ चीज कंफर्म की थी और मैं वहाँ पे उसे चेक करने के लिए आया था। इस पे इंसानी बंदा उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो बंदा काफी ज्यादा डरावना है, हमने पहले ही अपना मौका खो दिया है, अब यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चीफ उन दोनों के बगल में आते हैं और सीटी बजाते हुए हल्के होने लगते हैं। साथ ही में वो आसी की तोप देख के कहते हैं नॉट बैड ब्रदर। अब इसके बाद हम लोग वॉयलेट और लैंकी को देखते हैं जो कि शांति के साथ बाहर इंतजार कर रही थी और उसी टाइम पे बिल्डिंग के बीच के अंदर धमाका होता है और वो दोनों ही हंसते हुए प्रेसिडेंट को पकड़ते हैं और वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं। इंसानी बंदा आगे से हंसते हुए कहता है कि साला हमने तो जैकपॉट हिट कर दिया, जैकपॉट। अब इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट खुद ही हमारी झोली में आके गिर गया। इसके बाद वो दोनों प्रेसिडेंट को अपने कैंप की तरफ भगाते हुए ले जा रहे थे और पागलों की तरह हंसते हुए कह रहे थे कि वरदान मिला है, वरदान। वहीं पे वॉयलेट और लैंकी को अंदर से कुछ आवाज आती है तो वो शर्माते हुए अंदर झांकती हैं, तो उन्हें अंदर वहाँ पे एक बहुत बड़ा छेद दिखाई देता है जिससे वो दोनों का मुंह बड़ा सा खुल जाता है और वो दोनों आगे से चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद वहाँ पे इमरजेंसी अलार्म बजा दिया जाता है और सभी लोगों को बता दिया जाता है कि उनके प्रेसिडेंट को उठवा लिया गया है और कंट्री बी को बता दिया जाए और वो जल्दी से अपनी टेरिटरी के अंदर जाके चेक करें। वहीं पे ये लोग ज़ॉम्बी को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी का सामने से कोई भी जवाब नहीं आता है। वहीं पे लैंकी तो ट्रांसफॉर्म होने वाली थी, लेकिन वॉयलेट उसे रोक लेती है और उसे कहती है तुम भूल गई, कुछ दिनों पहले खून की उल्टी कर रही थी, बिना ज़ॉम्बी के तुम यहाँ पे सबको मार सकती हो प्रेसिडेंट को मिला के। यहाँ तक कि मैं खुद की गारंटी दे नहीं सकती हूँ कि पावर को कंट्रोल कर पाऊंगी या नहीं। अगर हम लोग अपने दम पे कुछ करने के बारे में सोचेंगे तो हम लोग प्रेसिडेंट को और भी ज्यादा खतरे में डाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग बेशक उस बंदे के जीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लैंकी उससे पूछती है कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे, जिसपे वॉयलेट को एक चीज याद आती है, जिसके बाद वो दोनों भागते हुए लैंग और फर के पास जाते हैं। लैंकी उससे पूछती है तुम सीरियस तो हो ना, तुम इन्हें आजाद करने वाली हो। लेकिन वॉयलेट उसकी बात को इग्नोर करते हुए फर के पास जाती हैं और उससे कहती है कि तुम इसे सुन के बता सकते हो ना कि प्रेसिडेंट कहाँ पे होंगे। इस पे फर आगे से कहता है कि हमें पहले बाहर निकालो, जिसके बाद हम लोग बात करेंगे। जिसपे वॉयलेट उन दोनों को ही बाहर निकाल देती है और लैंगी आगे से कहती है कि ये दोनों असल में कुत्ते नहीं हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये प्रेसिडेंट को ढूंढ पाएंगे। लेकिन वहीं पे हम लोग लैंग को देखते हैं जो कि फर को पकड़ता है और उसे उठा के बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है और उसके बाद में पागलों की तरह हंसते हुए कहता है आजादी। इसके बाद वो भी बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और जाने से पहले उनसे कह के जाता है कि ये हमारे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद वो वहाँ से ज्यों करके निकलता है तो पीछे की तरफ धमाके होने लगते हैं और पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और लैंगी आगे से कहती है कि मुझे पता था इनको खुला छोड़ना हमारे ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा खतरनाक है। अब इसके बाद हम लोग फर को देखते हैं जो कि श्यों करके आसिया और इंसानी बंदे के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि भाई अगर मारना नहीं चाहते हैं तो उस आदमी को यहीं पे छोड़ दे। लेकिन आसी आगे से चिल्लाते हुए
कहता है कि तुम कंट्री ए के कमीन हो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि वो लोग ज़ॉम्बी बॉसेस को पालेंगे तो हम उनका कहना मानने लगेंगे। इसके बाद वो दोनों और तेजी के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। लैंग भी फर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि हमें उसे वापस ले जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। वहीं पे वायलेट लैंड से कहती है कि चलो उनका पीछा करते हैं, अब हम लोग यही चीज कर सकते हैं। अब इसके बाद लैंड की और वायलेट फर और लैंग के पीछे थे, वहीं पे लैंग और फर आसी और इंसानी बंदे के पीछे थे। वहीं पे आसी और इंसानी बंदे अपने इलाके के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात साओ और दूसरे ज़ॉम्बी से होती है। वो दोनों पूछते हैं कि ये तो प्रेसिडेंट है ना, लेकिन आसी आगे से चिल्ला के कहता है कि खड़े मत रहो, हमारा पीछा दो खतरनाक चीजें कर रही हैं। अब इसके बाद ही वहाँ पे लैंग और फर आ जाते हैं और वो लोग जैसे ही लैंग और फर को देखते हैं तो डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा हाई लेवल के बॉस ज़ॉम्बी हैं। वहीं पे फर उन लोगों से कहता है कि उस पर्सन को हमारे हवाले कर दो, इससे हम लोग एक बड़ी जंग को अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो हम लोगों को ज़ॉम्बी फॉर्म के अंदर आके इन सभी चीजों से निपटना पड़ेगा, इससे ये पूरी ही फॉरेन कंट्री खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ये वाला ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि दो इंसानी नेशन यहाँ पे आके लड़ाई करने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं और तुम लोग लड़ाई के बारे में सोच रहे हो। इन सभी ज़ॉम्बीज का लीडर होने के नाते क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने इंसानों की मदद करने के बारे में क्यों फैसला लिया? जिस पे फर आगे से कहती है कि साले पहले खुद के कलेजे में झांक के देख, तू खुद इंसानों के साथ काम कर रहा है। इस पे ये वाला ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मैं तो बस अपनी ज़ॉम्बी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे इनके साथ काम कर रहा हूँ ताकि इनका सर्वाइवल सक्सेस हो सके। हालांकि फर इस बात को सीरियस नहीं लेता है, जिसके बाद हमें फर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि मस्त एकदम चिल करके घूम रहा था। वहीं पे फर की आधी जिंदगी बस एक ऑर्डिनरी बर्ड की तरह थी। हालांकि असलियत में वो छोटा सा कौवा था, वो भी मिक्स ब्रीड का, जो कि लाशों को खा के इंसानों का कचरा साफ किया करते थे। ये इंसानों के लिए काम करते थे, लेकिन इंसान इन्हें कुछ समझते नहीं थे। ये जो भी लाश खाते थे उसे इंसानों के लिए बीमारियां कम हो जाती थी। हालांकि फर को इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत थी, न कि इसलिए क्योंकि वो इंसान हुआ करते थे और उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भी इंसानों की तरह एक दिन इंसान बनना चाहता था। वो भी उनकी तरह दो पैरों पे चलना चाहता था, वो भी उनकी तरह बनना चाहता था, उनकी तरह सोचने समझने की शक्ति और अकल चाहता था। लेकिन रियलिटी यही थी कि एक क्रॉप्स बर्ड यानी कि लाश का पंछी, मरा हुआ पंछी, ज़ॉम्बी पंछी होने के नाते उसे इंसानों द्वारा मार दिया जाता था। अब एक दिन ज़ॉम्बी की मुलाकात फर से होती है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम तो इतने बड़े केओस के अंदर भी सरवाइव कर गए, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि तुम्हारे पंख और नीचे की बॉडी जा चुकी है। चलो मैं अब से तुम्हें लैंग कहूंगा, साला ये लैंग है, मैं कब से इसे फर कह रहा था, खैर हम लोग इसे फर ही कहेंगे। अब इसके बाद ज़ॉम्बी लैंग को समझाता है कि देखो, तबाही और बलवाल सभी चीजों का सोल्यूशन नहीं होता है। इसके बाद ज़ॉम्बी फर को अपनी जेब के अंदर रख लेता है और वहीं पे फर उन लोगों से कहता है कि फैक्ट की बात तो ये है कि हमारे लोगों का प्लान तुम लोगों से ज्यादा बड़ा है। इस पे ये वाला ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। तब तक वहाँ पे लैंड की और वायलेट भी आ जाते हैं। वहीं पे सौ तो घोस्ट राइडर मोड में आ जाता है और वो आगे से कहता है कि इतनी बातचीत क्यों, सीधा लड़ाई करो ना, हम लोग कंट्री बी के ज़ॉम्बी हैं, कोई पुशओवर नहीं। अब इसके बाद हम लोग फर को देखते हैं जो कि आगे से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ये भी साला जब ट्रांसफॉर्म होता है तो इंसान बन जाता है। वहीं पे ज़ॉम्बी ने फर से कह दिया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इंसान बनना चाहते हो या फिर किसी दूसरे टाइप का क्रिएचर, जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग फर को देखते हैं जिसका सर तो इंसानी हो गया था, लेकिन बॉडी अभी वही पुरानी वाली थी, लेकिन दो पैरों पे खड़ा हो चुका था। और वो ज़ॉम्बी से कहता है कि मेरा भी तुम लोगों से कोई भी नेगोशिएट करने का इरादा नहीं है। और इस खतरनाक रूप परिवर्तन को देख के लैंड की और वायलेट का मुंह खुल जाता है और वो दोनों ही आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम तो पहले एक डॉग थे ना, इंसान कैसे बन गए? सौ आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तू बिना पंख की चिड़िया इंसान होने का दिखावा कर रहा है। अब इसके बाद वो सामने की तरफ दोबारा अपनी फायर से अटैक करता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा फायर का तूफान जाता है। वहीं पे लैंड की फर से कहती है कि खुद को संभालो, वो बंदा कोई सिंपल आदमी नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फर तो उस अटैक को स्यू करके डॉज कर लेता है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे उस आग का बवार्नर बन जाता है जो कि सभी लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है। वहीं पे वायलेट लैंड की से कहती है कि उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ दो, हम लोग चलते हैं प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए। अब इसके बाद सौ फर के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था कि सौ को पता भी नहीं चलता है और फर उसके पेट के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे सौ की आंखें बाहर आ जाती हैं और उसके पंच की वजह से पीछे की तरफ जो सिटीज थी वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। और वो सभी लोग फर की अटैक पावर को देख के हैरान हो गए थे। जिसके बाद फर सामने की तरफ से 3 स्लैश मारता है और वो तीनों स्लैश एक बिल्डिंग को 3 टुकड़ों में अलग अलग काट देते हैं और सभी ज़ॉम्बीज को हवा में उड़ा देते हैं। वहीं पे ये वाला ज़ॉम्बी जब सौ की तरफ देखता है तो फिर उसकी बॉडी के ऊपर 3 कट पड़ चुके थे और उसकी बॉडी 3 हिस्सों में कट चुकी थी। अब इस वाले ज़ॉम्बी को समझ में आ जाता है कि अब मामला सीरियस हो चुका है। वहीं पे फर उन लोगों से कहता है कंट्री बी
के ज़ॉम्बी ध्यान से सुन लो, एक साथ हमला करो, एक दो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज़ चाकू छुरा जो भी था वो सभी तेजी के साथ फर की तरफ फेंकते हैं। हालांकि फर के वो लोग कुछ भी उखाड़ नहीं पाते हैं और वो चाकू छुरे फर की बॉडी के साथ टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अभी लंबे बाल वाला ज़ॉम्बी डायरेक्ट फर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फर अपने एक हाथ की मदद से ही उसे रोक लेता है और उसके रोकने की वजह से वहाँ पे फोर्स रिलीज होती है, इससे ये ज़ॉम्बी पीछे हट जाता है। अब इसके बाद फर वहाँ पे स्पेशल अटैक करने वाला था। वहीं पे ये दोनों प्रेसिडेंट को ढूंढ रही थी और उन्हें प्रेसिडेंट मिल जाता है। वहीं पे ये वाला ज़ॉम्बी सभी ज़ॉम्बी से कहता है कि एक साथ उनके ऊपर अटैक करो और उन्हें रोको, जिसपे वो सभी ज़ॉम्बी एक साथ लैंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं उन्हें रोकने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग लैंग को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ था, जिसके बाद वो वुश करके अपने पंखों को निकालता है और हम लोग देखते हैं कि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। भाई का एक हाथ एक सिटी के बराबर था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लैंग एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लैंग को इतने बड़े साइज के अंदर देख के लैंग की और वॉयलेट का बड़ा सा मुंह खुल जाता है और वो दोनों आगे से चिल्लाने लगती है कि ये चीज क्या है। वहीं पे हम लोग लैंग को देखते हैं और इसका साइज तो काफी ज्यादा बड़ा था, बेशक वो मेगा रोबोट जितना बड़ा था। ये देख लो पूरे पैनल के अंदर कितना बड़ा है। अब लैंग के साइज की वजह से वो बिल्डिंग उसका वजन झेल नहीं पाती है और लैंग उस पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए जमीन पे आके गिरता है। वहीं पे ये वाला ज़ॉम्बी आगे से बताता है, ओ माय गॉड, ये तो एशियन एबरेंट स्पीसीज है। वहीं पे लैंग और वायलेट एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों उस केज के अंदर कैसे रह रहे थे। मुझे पहले लगा था कि तुम दोनों कोई भी खतरा नहीं रहोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर आने दिया था, लेकिन ये तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल अलग है। तुम लोग बिल्कुल भी प्रेसिडेंट को हार्म नहीं कर सकते हो। वहीं पे लैंग तो बिल्कुल चिक सामने की तरफ खड़ा था और आराम से मजे ले रहा था। वहीं पे आसी जैसे ही लेजेंडरी लेवल एबरेंट स्पीसीज को देखता है तो वो जल्दी से प्रेसिडेंट को इंसानी बंदे के हवाले कर देता है और उसे कह देता है कि इसे जल्दी से बिग सिक्स के पास लेके जाओ और वहाँ पे कॉन्शियसनेस इनहांसमेंट डिवाइस को एक्टिवेट कर देना, जिससे हम लोग और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे मारे जाएंगे। भले ही इसे हमारी जान खतरे में आ जाए, लेकिन हम लोग कभी भी उसके बिना इनका सामना नहीं कर पाएंगे। वहीं पे ये वाला ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि इस एरा के अंदर भी क्या इस तरह के एशियन मॉन्स्टर अभी भी यहाँ पे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फर लैंग के पास जाता है और उसे कहता है कि ये भी कोई ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी बॉसेस नहीं है। अब इसके बाद इंसानी बंदा बिग सिक्स के पास जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पे दो खतरनाक चीजें आ चुकी हैं। बिग सिक्स कहती है कि मैंने इसे पहले ही देख लिया है। इसके बाद इंसानी बंदा उसे बताता है कि ये तो प्रेसिडेंट ए का कंट्री प्रेसिडेंट है, हम इसका क्या करें। बिग सिक्स उसे कहती है कि देख क्या रहे हो, इसे मार दो, क्या इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हें ऑर्डर दूं। अब इससे उस बंदे का मुंह बन जाता है, क्योंकि अगर इसे मारा तो पक्का मारा जाएगा। इसीलिए वो यहाँ से ये कहते हुए भाग जाता है कि यासी को मेरी जरूरत है, मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने के लिए। अब इसके बाद वो भागते हुए जाता है और उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है जिसके लिए यासी ने कहा था। अब जैसे ही वो डिवाइस एक्टिवेट होता है तो उनकी मेंटल स्टेट पहले से ज्यादा बिगड़ जाती है, बेसिकली ये बुजुर्ग हो जाते हैं। वहीं पे फर आगे से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग ये कदम उठा लेंगे कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला के हमारे ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, ये अभी भी बस छोटी मोटी मक्खियां हैं। वहीं पे लैंग आगे से कहता है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग सिर्फ एक ही बंदे का कहना मानते हैं, यानी कि ज़ॉम्बी का। दरअसल यहाँ पे एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसकी मदद से ज़ॉम्बीज को कंट्रोल किया जा सकता है और बिग से शायद उसी का इस्तेमाल करती हैं। अब इसके बाद वहाँ पे लैंग सबसे पहले अपने हाथ को उठाता है और सामने की तरफ बस एक स्लैश मारता है। जमीन पे नहीं मारता, सिर्फ हवा में मारता है और उसके हवा में अपना हाथ घुमाने से ही वहाँ पे जमीन के चीथड़े उड़ जाते हैं और जो भी बिल्डिंग सामने की तरफ से वो धूल बन के हवा में गायब हो जाती हैं। साथ ही में जो भी ज़ॉम्बीज थे वो भी हवा में ही गायब हो जाते हैं और सभी लोग इस अटैक को देख के हैरान हो चुके थे। जिन लोगों ने कॉन्शियसनेस इनहांसमेंट डिवाइस का इस्तेमाल किया था उनकी आंखें बाहर आ गई थी। इंसानी बंदा आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि इस ट्रैक में पूरी आर्मी को ही इनहाइलेट कर दिया। अब इस बंदे का नाम पता चला है, इसका नाम है आउगी, जो कि फर के ऊपर अटैक कर देता है और उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन फर उसके हाथ को पकड़ के उसे उठा के नीचे पटक देता है, जिससे आउगी के मुंह से खून बहने लगता है। अब इसके बाद हम लोग आसी को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है। वहीं पे उसका इंसानी बंदा जल्दी से एक लीवर को खींचता है। वहीं पे आसी तेजी की तरफ से आगे बढ़ रहा था लैंग के ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं पे जैसे ही लीवर को खींचा जाता है तो फिर आसी के अंदर अलग से ही पावर आने लगती है, जिसके बाद वो भी एक बहुत बड़े बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये भी अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो लैंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि सेम रेस के हो क्या भाई। अब इसके बाद आसी डायरेक्ट लैंग के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। वहीं पे आगुई अभी भी हार नहीं मानता है और वो दोबारा फर के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक करते हुए फर से पूछता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, तुमने इंसानों को साथ देने का फैसला क्यों किया, जबकि हम लोग ऑब्वियसली एक ही सेम और एक ही स्पीसीज से हैं। इस पे फर सामने से अटैक करते हुए कहता है कि सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मुझे बस ऑर्डर मिले हैं, इसीलिए मैं इंसानों की प्रेसिडेंट की जान बचा रहा हूँ। जिसके बाद वो आगुई के मुंह के ऊपर अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है।
वहीं पे आगोई नीचे गिरते हुए कहता है कि हम तो बस अपनी रेस को जिंदा देखना चाहते हैं, हमने क्या गलत किया है। वहीं पे आसी लैंग को नीचे गिराते हुए कहता है कि ये यहाँ पे खत्म हुआ, हम तुम्हें कभी भी यहाँ पे नहीं आने देंगे। लेकिन वहीं पे लैंग आगे उससे कहता है कि अगर तुम इंसानी प्रेसिडेंट को यहाँ पे कुछ देर में वापस नहीं लाए तो तुम में से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचेगा। वहीं पे लैंग अपनी जगह से हिला ही नहीं था, चाहे आसी कितनी ही ताकत लगा ले। इसके बाद लैंग आसी को गले से पकड़ के ऊपर उठा लेता है और अपने हाथों के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और उसके बाद वो डायरेक्ट आसी के ऊपर वही एनर्जी पंच दे मारता है, जिससे आसी की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन लैंग यहीं पे नहीं रुकता है और उसे दोबारा उठा लेता है। वहीं पे आसी लैंग से पूछता है कि जब तुम्हारे पास इतनी ही कमाल की ताकत है तो फिर तुमने इंसानी रेस का कैदी बनने का फैसला क्यों किया? जब तुम्हारे पास इतनी ही ताकतवर और तबाहीजनक ताकत है तो फिर तुम इंसानों को एक कुत्ते की तरह सर्व क्यों कर रहे हो? जिस पे लैंग यही सोचता है कि वो पूरी इंसानियत को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करना चाहता है। इसके बाद हमें लैंग की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि लैंग भी एक छोटा सा ज़ॉम्बी था एलियन फैमिली के अंदर। ये ज़ॉम्बी थे लेकिन एलियन टाइप के और इंसानी दुनिया में ही रहते थे। लैंग बताता है कि वो भले ही एलियन रेस के थे लेकिन नॉर्मल वॉकिंग डेड यानी ज़ॉम्बीज की तरह नहीं थे। इनके पास इनकी खुद की कॉन्शियसनेस थी और खाना ढूंढने के भी तरीके थे। ये अपने इलाके में ही रहते थे, शांति के साथ, कोई भी लड़ाई दंगा नहीं, इंसानों के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसी के बाद वो कमीने ह्यूमंस यहाँ पे आ गए सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी के साथ और इन लोगों ने इन एलियन स्पीसीज के सभी घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंसानों ने लैंग के पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया उनकी सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी के साथ। सिर्फ इस वाक्य के आधार पे जो हमारी जाति नहीं है, जो हमारी काइंड नहीं है, उसे मरना पड़ेगा। लैंग के सभी साथी मारे गए, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। लैंग को बचाने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे एक गुफा के अंदर छुपा दिया जब सभी इंसान उनकी पूरी स्पीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, मार रहे थे। और लैंग हमसे कहता है कि इंसानों के खातिर हम लोग मॉन्स्टर थे लेकिन हमारी आंखों के अंदर इंसान क्या थे? मैंने उन्हें अपनी ही आंखों से अपनी ही लोगों को मारते हुए देखा और उसी टाइम पे लैंग को इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत हुई कि वो उनसे बदला लेना चाहता था। लेकिन इन सब के बावजूद, लेकिन इन सब से कहीं अलग, वो सबसे ज्यादा खुद से नफरत करता है क्योंकि उसके पास उसका कायरपना है, वो कमजोर है, वो अपने लोगों को नहीं बचा सकता है खुद की कायरता के चलते। अब इसके बाद हम लोग उस मेका रोबोट को देखते हैं जिसने सभी लोगों को मार दिया था और उसे ऐसा लग रहा था कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन उसी टाइम पे उसकी नजर लैंग के ऊपर पड़ जाती है और लैंग को लगने लगा कि अब उसका भी अंत उसके बाकी साथियों की तरह होगा। और उसी टाइम पे वहाँ पे कोई बंदा आता है जो कि उस मेका रोबोट को एक ही पंच के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तब लैंग ने उसकी काइंड में से किसी एक ऐसे बंदे को देखा और बेशक ये और कोई नहीं, हमारा ज़ॉम्बी था भाई, जो अपनी फोर्थ फॉर्म के अंदर था। और मुझे लगता है कि इसी कारण की वजह से ज़ॉम्बी ने पूरी एशियंट ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा क्योंकि वो उनके इस नेचर को सह नहीं पा रहा होगा कि हमें यहाँ पे जिंदा रहेंगे, बाकी सभी स्पीसीज को मार दिया जाएगा। लैंग कहाँ पे था कि हाँ, मैंने एक ऐसे बंदे को देखा जो बहुत ज्यादा अमेजिंग वर्जन था। वो मेरी ही रेस में से किसी एक की तरह था लेकिन कुछ अजीब सा दिख रहा था। मैंने उसे देखा कि उसने अकेले ही पूरी ह्यूमन आर्मी का सामना किया। अब इसके बाद हमें ज़ॉम्बी की एक और फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे कई सारे ट्रूप्स, चाहे वो ग्राउंड ट्रूप हो, फायर ट्रूप हो या फिर नेवी सील हो, सभी लोग एक साथ करके ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हैं। हालांकि वो कुछ भी ज़ॉम्बी को उखाड़ नहीं पाते हैं और ज़ॉम्बी अकेला पूरी ह्यूमन आर्मी को ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। उसकी एक हाथ से वो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता था। ज़ॉम्बी एक हाथ से सुनामी को कंट्रोल करता है और जितनी भी नेवी शिप्स थी उन सभी को डुबा के ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक लेजर कैनन का इस्तेमाल करते हैं और सीधा ज़ॉम्बी के ऊपर उसे छोड़ देते हैं। वो लेजर कैनन सीधा आके ज़ॉम्बी से टकराती है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। सब लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा, लेकिन वो लेजर कैनन ज़ॉम्बी का कुछ भी उखाड़ नहीं पाती है। लैंग बताता है कि ये लेजर कैनन इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि इसने अकेले ही उसके पूरे ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन ज़ॉम्बी के सामने ये लेजर कैनन भी पूरी तरीके से यूजलेस थे। यहाँ तक कि इंसानों को बनाया गया सबसे शक्तिशाली मैकेनिकल वॉरियर भी ज़ॉम्बी के ऊपर एक उंगली तक नहीं छुआ पाया। लैंग बताता है कि ज़ॉम्बी ने वो सब कुछ कर दिखाया जो वो करना चाहता था। लैंग ने वही डर उन इंसानों के चेहरे के ऊपर देखा जो उसके लोगों ने तब देखा था जब इंसान उनके उसके ट्राइब के ऊपर हमला कर रहे थे। हालांकि लैंग काफी ज्यादा लकी था जो वो पानी के अंदर कूद के इस खतरनाक वॉर को सरवाइव कर गया। लेकिन बाकी जो लिविंग बीइंग्स थे वो इतने ज्यादा शक्तिशाली और लकी नहीं थे। ज़ॉम्बी ने उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उसने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। बेशक बाकी लिविंग बीइंग्स यानी कि जानवरों को मिला के इस बैटल की वजह से पूरी दुनिया का पानी सूख गया और कई सारे लिविंग बीइंग्स उसी के अंदर डूब के मारे गए। और जो सालों पुराना 7 टुकड़ों वाला कॉन्टिनेंट हुआ करता था वो आपस में मिलकर 2 टुकड़ों के अंदर बदल गया। जो चीज ज़ॉम्बी ने कर दिखाई वो शायद से लैंग अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी न कर पाया। लेकिन उसे एक चीज पता थी कि ज़ॉम्बी भी उतनी ही ज्यादा नफरत इंसानों के साथ करता है जितनी की ज्यादा लैंग करता है। और ये पूरी अर्थ एक वेस्ट लैंड के अंदर बदल गई जहाँ पे जिंदगी का जीना पूरी तरीके से नामुमकिन था। और ये सब कुछ होने के बाद लैंग को बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई, जबकि उसे आखिर में रिवेंज मिल ही चुका था। और जब
उसने ज़ॉम्बी की आंखों में देखा तो फिर उसे सिर्फ एक ही चीज महसूस हुई, वो था कभी न खत्म होने वाला अकेलापन। अब इसके बाद ज़ॉम्बी अपना कपड़ा उठाता है, ये अभी तक सरवाइव कर रहा है इतने हजार सालों के बावजूद, और पहन लेता है। और तब उसकी नजर फर के ऊपर पड़ी थी, इसकी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और पंख गायब हो चुके थे। और तब ज़ॉम्बी ने फर को उसका नाम दिया था। और लैंग हमें वही बात बताता है जो हमें फर ने पहले बताई थी कि बॉस ने कहा था कि हेटेड और डिस्ट्रक्शन कभी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है। जब तक वो लोग इंसानियत को कोई भी बड़ा खतरा नहीं देते हैं तब तक शायद से वो लोग अपने प्लान को पूरा कर सकें, यानी कि शांति के साथ रहने का, वो भी इंसानों के साथ। लैंग आशी से कहता है क्या तुम्हें समझ में आया जो मैंने तुम्हें दिखाया और तुम लोगों को बताया। वहीं पे लैंग की और वायलेट तो ज़ॉम्बी की इस रूप के बारे में सुन के डर ही चुकी थी कि ज़ॉम्बी इंसानों से भी इतनी ज्यादा नफरत करता है। हालांकि आशी को इस कहानी के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है क्योंकि ज़ॉम्बी जितना शक्तिशाली कभी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जहाँ पे हेड चोई ने ज़ॉम्बी की पूरी मेमोरीज चेक कर ली थी और वो ज़ॉम्बी की मेमोरीज देख के डर के मारे आगे से कांपने लगता है और उसके दिमाग के ऊपर इतना ज्यादा जोर पड़ता है कि वो खून की उल्टियां करने लगता है और अपने असली रूप में आ जाता है। वहीं पे स्नो और रेन आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम वापस अपने असली रूप में क्यों आ गए, क्या तुम्हारी कॉन्शियसनेस काम नहीं करी, तुमने क्या देखा, जल्दी से बताओ। इस पे चोई आगे से बेहोश होते हुए कहता है कि इसने हमारे सारे इंसेक्टर्स को मौत के घाट उतार दिया था। स्नो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि इसका क्या मतलब है, कुछ तो ऐसा कहो जो सेंस बनाए। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागते हुए चोई को बचाने के लिए जाने लगती हैं क्योंकि ज़ॉम्बी उसे मार भी सकता था। वहीं पे ज़ॉम्बी को तो कुछ पता ही नहीं चला था कि अभी क्या हुआ था, वो तो बेचारे को ऐसा लग रहा था कि वो सो चुका था। खैर उसको वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं दिखाई देते हैं तो वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये दोनों उसको हॉस्पिटल लेके जाती हैं और उसे कहती हैं कि 1 मिनट मरने से पहले ये तो बता जाओ कि तुम क्या बात कर रहे थे, आधी अधूरी बात हमें हजम नहीं होती है। वहीं पे ज़ॉम्बी के पास हेड का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि प्रेसिडेंट को आधे घंटे पहले किडनैप कर लिया गया है और ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा मुसीबत में है, जल्दी से जाओ जाके उन्हें रेस्क्यू करो। जिस पे ज़ॉम्बी बिल्डिंग को तोड़ता है और स्यू करके उनकी तरफ जाने लगता है जहाँ पे लैंग और बाकी लोग थे। अब इधर हम लोग इमरजेंसी रूम को अंदर देखते हैं जहाँ पे रेन डॉक्टर से पूछते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है, जिसमें डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रेन पूछती है कम से कम वो बात तो कर सकता है ना। डॉक्टर आगे से कहता है कि ज्यादा यार पूछताछ मत करो, एक तो उसकी जान बचाने में ही पसीने छूट गए हैं, अब वो वेगाटेटिव स्टेट के अंदर जा चुका है और मुझे नहीं लगता है कि अब वो अपनी जिंदगी के अंदर एक भी शब्द बोल पाएगा, जिससे इन दोनों का ऐसा चेहरा बन जाता है कि मानो आत्मा कांप गई हो। वहीं पे आशी आगे से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ऐसा पावरफुल ज़ॉम्बी यहाँ पे सच में एग्जिस्ट करता तो फिर हम लोगों को इतना ज्यादा सफर न करना पड़ता सिर्फ जिंदा रहने के लिए। तुमने बताया कि उसने प्यूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उन्हें बर्बाद कर दिया था, तो यहाँ पे इंसान अभी तक जिंदा क्यों है। जिसपे लैंग आगे से कहता है कि इंसानों से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया है जब तक तुम मारे नहीं जाओगे। जिसपे आशी आगे से कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा प्रेसिडेंट वापस चाहिए तो फिर तुमको मेरी डेड बॉडी से ऊपर होके जाना पड़ेगा। जिसके बाद उसके साथ साथ सभी ज़ॉम्बीज आगे से चिल्लाने और गुर्राने लगते हैं। जिसपे लैंग आगे से कहता है कि तुमने ये खुद से कहा है तो फिर मैं तुम्हें इस दुनिया के वजूद से ही मिटाने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपने पंखों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। वो सभी लोग आगे से हैरान होने लगते हैं और आगे से कहते हैं कि अब ये क्या करने वाला है, क्या ये भूल चुका है कि हम लोग भी यहाँ पे है, इसे रोकना पड़ेगा नहीं तो ये सबके साथ साथ हमें भी मिटा देगा। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी वहाँ पे आ जाता है जो कि डायरेक्ट आशी की नाक के ऊपर खड़ा था और वो सामने की तरफ हाथ का इशारा करता है और लैंग से कहता है कि रुक जाओ। अब ज़ॉम्बी के वहाँ पे आ जाने से ही जो भी ज़ॉम्बी अभी एकदम आक्रोश में इधर उधर लड़ाई करने के लिए भाग रहे थे वो एक जगह पे खड़े होके कांपने लगते हैं, यहाँ तक कि आशी भी आगे से कांपने लगता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और जब ज़ॉम्बी उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है तो वो सभी ज़ॉम्बीज अपने घुटने टेक देते हैं और अपने किंग को सर झुका के उसे सलामी देते हैं। लैंग की आगे से कहती है कि यहाँ का माहौल अचानक से शांति भरा कैसे हो गया भाई। वहीं पे लैंग उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग उससे मिल ही चुके हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। वहीं पे आशी एक झटके के अंदर समझ जाता है कि ये हम में से ही एक है, लेकिन ये हमसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, कहीं यही हमारा भगवान तो नहीं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी आशी से पूछता है कि ह्यूमन प्रेसिडेंट कहाँ पे है, जिसपे आशी उसे बता देता है कि वो फर्स्ट फ्लोर के नीचे वाले ग्राउंड के फ्लोर के अंदर है, तुम वहाँ पे जैसे ही जाओगे वो तुम्हें मिल जाएगा। वहीं पे हम लोग आगोई को भी देखते हैं और वो भी अपने घुटनों पे आ चुका था, जो कि आगे से कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसका प्रेशर तो उन दोनों मॉन्स्टर्स को मिलाने के बावजूद भी बराबर नहीं है। वहीं पे हम लोग बिग सिस को देखते हैं जिसने प्रेसिडेंट के मत्थे के ऊपर बंदूक तान दी थी और उससे कह रहे थे कि मैं अपने दुश्मनों के ऊपर कभी भी तरस नहीं दिखाती हूँ, रेस्ट इन पीस। लेकिन प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि 1 मिनट के लिए रुको मोहतरमा, तुम कंट्री बी की रिबेलियन फोर्स में से एक हो ना, तुमने अपना नाम काफी ज्यादा
ज्यादा फेमस करा रखा है। तुम्हारे पास सच में बहुत ज्यादा विजनरी अकाउंटेंट है और तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल की हो और तुम एक लीडर भी हो। जिस पे बिग सिस आगे से कहती है कि मेरी तारीफ करने से तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, समझ में आया बुद्धू। इस पर प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि रुको तो भाई, मेरे पास एंशिएंट सिविलाइजेशन की कोई जानकारी है, तुम्हें चाहिए ना वो। जिस पे बिग सिस आगे से कपड़ा हटाती है और उसे कहती है कि जल्दी बको, मेरे पास पेशेंस की काफी ज्यादा कमी है। अब प्रेसिडेंट आगे से बहुत लंबी चौड़ी बात करता है, बस इतना समझ लो कि वो यहाँ पे बस टाइम निकालने की कोशिश कर रहा था और बिग सिस को इसके बारे में पता चल जाता है और वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरा बेवकूफ काट सकते हो। इसके बाद वो घोड़ा दबा देती है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे और भी कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि बिग सिस को पीछे खींच लेते हैं और प्रेसिडेंट की जान बच जाती है। वहाँ पे बिग सिस आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं, गद्दारी, हम तोरा खाना दिया, पानी दिया, तोहर कॉन्सिनेंस दिया, तब भी तू हमारा साथ गद्दारी करल। अब इसके बाद बिग सिस की नजर ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है जो कि वहाँ पे आ चुका था और बिग सिस उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पे ज़ॉम्बी आगे से बिल्कुल सीरियस था और उसके सीरियस होने की वजह से वो सभी ज़ॉम्बीज बिग सिस को और भी ज्यादा जोरों से पकड़ लेते हैं और नीचे दबा के उसका सर झुकाने लगते हैं। ज़ॉम्बी बिग सिस से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कंट्री बी के ज़ॉम्बीज को एक इंसानी लड़की कंट्रोल कर रही होगी। खैर इससे क्या फर्क पड़ता है, कंट्री बी के अंदर लीडरशिप के अंदर मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम इस आदमी को नहीं मार सकती हो। अब इससे चीफ को चैन की सांस आती है कि वो जिंदा बच गए। वह बिग सिस अपने ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से उन्हें रोको, हम लोग ऐसे भी उन लोगों को जाने नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब वो ज़ॉम्बीज को देखती है तो फिर उसे पता चलता है कि इन लोगों के पास कोई भी रिएक्शन नहीं है और उसे समझ में आ जाता है कि शायद से इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कॉन्सिनेंस इनहैंसिंग डिवाइस तो काम नहीं कर रहा था। वहाँ पे ज़ॉम्बी जाते हुए अपने लोगों से कहता है कि तुम इसे जाने दे सकते हो जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। याद रखना कि हम लोग सिविलाइज ज़ॉम्बीज हैं, हम लोग बिल्कुल भी कत्लेआम नहीं मचाते हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी प्रेसिडेंट को सही सलामत बाहर ले आता है और प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि यार मैं तो बस सुसु करने के लिए गया था, मुझे क्या पता था कि मूतने पे भी इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। वहाँ पे ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे याद आया था कि मैं प्रेसिडेंट से एक बार मिलने के लिए गया था, जिसके बाद वो अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। ऐसा लगता है कि ह्यूमन प्रेसिडेंट के पास भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, जबकि वो नकली वाला प्रेसिडेंट था, हेड चुई। हालांकि ज़ॉम्बी को तो असली वाले प्रेसिडेंट ही लग रहे थे दिमाग कम होने की वजह से, लेकिन इन दोनों का इस बात से मूड खराब हो गया था कि बस सुसु जाने पे इतना बड़ा बवाल हो गया। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कंट्री ए के प्रेसिडेंट की ट्रिप और ज़ॉम्बी हेडक्वार्टर कंट्री बी के अंदर, ये सब कुछ एक दिन के अंदर ही खत्म हो गया। इसके बाद ज़ॉम्बी और बाकी सभी लोग होटल वापस चले गए। वहीं पर जाते हुए आगुई से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जिंदा रह गए, अब अच्छे से जीना। अब इसके बाद लैंग भी वहाँ से जाने लगता है। अब इसके बाद प्रेसिडेंट का सारा काम खत्म हो चुका था, बस एक ही दो मीटिंग बची थी और वो भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन सिक्योरिटी टीम की वजह से ज़ॉम्बी को वहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, 24 घंटे रखना पड़ रहा था। वहीं पे एक बच्चा लैंग और फर को देख के कहता है कि मम्मी वो देखो कितनी प्यारे प्यारे डॉगीज हैं, और मैं ये बात लिख के देता हूँ कि ये बच्चा साइको है, वो भी एक नंबर का, किस एंगल से तुम्हें ये क्यूट लग रहे हैं। और उसी टाइम पे हम लोग रेन और स्नो को देखते हैं और इनकी मेंटल स्टेट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, इन्हें डिप्रेशन, PTSD सब कुछ हो चुका था। इसके बाद प्रेसिडेंट वापस अपनी कंट्री लौट आते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लैंकी और वायलेट आपस में कॉम्बैट मैच कर रही थी, ये कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पे वायलेट लैंकी को बता रही थी कि कैसे तुम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन लैंकी आगे से कहती है कि मुझे इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो डायरेक्ट वायलेट के ऊपर अटैक कर देती है और उन दोनों की ही स्पीड काफी ज्यादा थी, तो वो दोनों पूरी ताकत के साथ लड़ रही थी और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं पे लैंकी दोबारा अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल खोने लगती है, तो डुआन उससे कहती है कि कंट्रोल रखो भाई, कंट्रोल। इसके बाद डुआन अपने चेले के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि देख क्या रहो, जल्दी से इनके कॉम्बैक्ट पावर रिपोर्ट करो, पता करो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कितनी ज्यादा पावर इन दोनों की बढ़ी है। वहीं पे ये दोनों तो पागलों की तरह लड़ाई करे जा रही थी और कोई भी हार मानने को राजी नहीं था। और डुआन आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि लड़ाई करना बंद करो, बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। हम लोगों ने पहले ही तुम्हारी कॉन्टैक्ट पावर के डेटा को रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन वो दोनों अभी भी नहीं रुक रहे थे और लड़ाई करते जा रही थी। अब तो बात इस हद तक आगे बढ़ जाती है कि वो दोनों अपनी अपनी शॉट्स बाहर निकाल लेती हैं और उनके लड़ाई करने की वजह से पूरी सिटी हिलने लगी थी। जो लोग वहाँ पे फोन चला रहे थे उन्हें डर लगने लगा था कहीं बिल्डिंग ऊपर न गिर जाए। अब इसके बाद लैंड की वायलेट के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे वहाँ पे पूरी जगह हिलने लगती है। डुआन आगे से कहती है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, जल्दी से बेहोश करने वाली गैस रिलीज करो। लेकिन गैस रिलीज होने के बावजूद वो दोनों नहीं रुक रही थी और फाइट करने को आगे बढ़ी रही थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे गैस का असर होता है तो वो दोनों अपने होश में आ जाती हैं और ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उन्हें खून की उल्टी होने लगती है। डुआन उन लोगों को बताती है कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद उनकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ रहती है वो बढ़ के 20 गुना हो जाती है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद उनकी स्ट्रेंथ 20 गुना बढ़ जाती है, जो कि डुआन के ट्रांसफॉर्म करने के बाद से भी बहुत ज्यादा है। साथ ही में उन दोनों ने फाइट के दौरान एक दूसरे के दिल के अंदर शॉट घुसा दी थी, लेकिन उन दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने के बावजूद उनकी बॉडी ने दोबारा दिल को रिजनरेट कर लिया, जबकि वो लोग ट्रांसफॉर्म भी नहीं थे। इसीलिए आसान शब्दों में वो दोनों अब ज्यादातर इंसान नहीं रहे हैं, मॉन्स्टर बन चुके हैं। लैंड की आगे से कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो पावर लेने के चक्कर में हम लोगों को यही कीमत अदा करनी
पड़ेगी। लेकिन वायलेट आगे से कहती है कि नहीं, हम लोग इंसान हैं, हमारे पास कॉन्शियस है और एक जिंदा बॉडी है। हम दोनों उन बिना दिमाग के क्रीचर्स की तरह नहीं है जो बस इधर उधर भागा करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से इंसान क्यों नहीं हो सकते हैं? मुझे अच्छे से पता है कि जिनके पास कॉन्शियस नहीं होती है उन्हें ज़ॉम्बीज कहा जाता है। लुआन आगे से कहती है कि तुम लोग गलत नहीं हो, लेकिन वायलेट आगे से कहती है कि यहाँ पे कोई भी लेकिन नहीं है। हमें सिर्फ एक इक्विपमेंट बनाने के ऊपर फोकस करना चाहिए जो हमारी मदद करेगा हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में। कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो के सभी लोगों को मारना नहीं चाहती हूँ। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कंट्री बी से आने के बाद ज़ॉम्बी को एक बहुत ज्यादा सुकून की रात मिली और वो आराम से अपना डिनर कर रहा था और ज़ॉम्बी अपनी शांति भरी जिंदगी को पाके काफी ज्यादा खुश था। अब उसी टाइम पे उसकी डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खुलता है तो वहाँ पे वायलेट थी जो कि ज़ॉम्बी को बताती है कि प्रेसिडेंट उससे मिलना चाहते हैं। अब इसी बीच हम लोग जिमी को देखते हैं जिसने अपना सारा काम पूरा कर लिया था। अब इसी टाइम पे डबल बैटरी की नजर एशियन पर्सन के ऊपर पड़ती है जो कि दो केमिकल्स को आपस में मिला रहा था। डबल बैटरी उसे पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मैकेनिकल सूट्स बनाने में स्पेशल हो, तो फिर तुम ये बायोलॉजी के अंदर क्यों घुसे पड़े हो जैसा कि हम लोग करते हैं। इस पे एशियन पर्सन उसे बताता है कि ये लिक्विड मेटल है, नैनो टेक्नोलॉजी। जरा ये सोचो कि कैसे अर्थ का नेचुरल मेटल्स अकेले ही हमारे टेक्नोलॉजी को एम्पायर को सपोर्ट कर सकता है। और हम लोग देखते हैं कि जो केमिकल उसने मिलाया था वो भाई हवा में कंट्रोल होने लगता है और ये बिल्कुल भाई नैनोटेक की तरह नहीं था। ये पार्टिकल हवा में उड़ रहे थे और इनको जैसे चाहे वैसे मन की मदद से तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो। और वो डबल बैटरी को बताता है कि ये लिक्विड मेटल आराम के साथ स्पेस के अंदर फ्लो कर सकता है, यहाँ तक कि वो हर एक शेप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिस शेप के बारे में तुम सोचोगे। और इस तरीके के एलॉय यानी कि धातु को डिस्ट्रॉय करना यानी कि स्मैश करना पूरे प्लेनेट को स्मैश करने के बराबर होगा। जिसपे डबल बैटरी आगे से हैरान होते हुए कहता है कि इतना शक्तिशाली कि हमारी दुनिया के अंदर पहले एग्जिस्ट किया करता था, इसे एलॉय के अंदर बदलने के बाद सिर्फ 1 ग्राम इतना ज्यादा रिप्लिकेट होके इन्फिनिटी के अंदर बदल सकता है। और डबल बैटरी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा एडवांस है। पहले के टाइम में एशियन पर्सन कितना ज्यादा एडवांस हुआ करते थे और उनकी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा आगे थी। इस पे एशियन पर्सन आगे से कहता है कि बेशक हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस थी, हमारे टेक्नोलॉजी के सामने तुम लोग तो कचड़ा हो कचड़ा। जब हम लोग जिंदा रहा करते थे तो फिर हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था, हम लोग जो भी चीज चाहते थे एआई हमारे लिए कर देता था। ये बिल्कुल इस तरीके का था जैसे कि हम लोग बड़े बड़े बेबीज को आराम से पाल रहे हो। लेकिन इसके बावजूद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी बड़ी चीजें कर दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद हम लोग उसके खिलाफ जीत नहीं पाए। डबल बैटरी आगे से कहता है कि वो सच में इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि हम लोग उसके खिलाफ जीत भी सकते हैं, आखिर तुम लोगों ने उसकी जैसी चीज बना ही क्यों दी। जिसपे एशियन पर्सन आगे से कहता है बड़वे किसने कहा कि हमने उसे बनाया था, वो एक ऐसा ज़ॉम्बी है जो कि ह्यूमन एरा के सबसे शुरुआती दौर में से इवॉल्व होना शुरू हुआ था। डबल बैटरी को ये बात समझ में नहीं आती है तो एशियन पर्सन उसे बताता है कि हम और ज़ॉम्बी दोनों इस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन हम दोनों का रहना बहुत ज्यादा आगे पीछे है। ज़ॉम्बी इतने टाइम से इस अर्थ के ऊपर रह रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस पे डबल बैटरी हैरान होकर आगे से पूछता है कि तुम्हारा मतलब है कि हमारी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता से पहले एक और दूसरी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। एशियन पर्सन आगे से कहता है बिल्कुल भाई हुआ करती थी, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। अब इसके बाद एशियन पर्सन डबल बैटरी को बताता है कि बाकी सभी सिविलाइजेशन के साथ ही हमारी शुरुआत भी एग्रीकल्चर से हुई थी, हम लोग खेती किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से वायरस पूरी तरीके से फैल गया और कई सारे फार्मर ज़ॉम्बी के अंदर बदल गए और उस टाइम पे हम लोग तुम्हारी तरह ही हुआ करते थे, ऑर्डिनरी वेपन्स का इस्तेमाल करते थे ज़ॉम्बीज के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। लेकिन उन जैसे प्राणियों से छुटकारा पाने के लिए, वो भी हमेशा के लिए, हम लोगों ने एक दूसरा रास्ता चुना। हमारे पास तुम लोगों की तरह पावरफुल बॉडीज नहीं हुआ करती थी, इसीलिए हम लोगों ने अपनी सारी मेहनत टेक्नोलॉजी के ऊपर लगा दी और 1000 साल के डेवलपमेंट के बाद हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को इस हद तक आगे बढ़ा चुके थे कि हम लोगों ने ऐसी डिस्कवरी कर निकाली जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख सकती थी। जिस रीजन की वजह से इंसान ज़ॉम्बीज के अंदर बदलते थे उसके पीछे एक वायरस था जो हमारे जीन के अंदर ही हुआ करता था और ये वायरस किसी बाहरी चेंज की वजह से नहीं हुआ करता था। और जब हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन के ओरिजिन के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च कर रहे थे तब हमें इससे भी ज्यादा डरावनी चीज के बारे में पता चला कि ज़ॉम्बी भैया सबसे पहले सिविलाइजेशन के सबसे पहले बैच के ह्यूमंस में से एक थे, यानी कि जब इंसान पैदा हुए थे ज़ॉम्बी तब से जिंदा है और ज़ॉम्बी सबसे पहले ह्यूमन बैच से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ था और उसके बारे में समझना इन लोगों की समझ से परे था। और जब ये लोग अपने जीन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे थे तब इन्हें पता चला था कि इन लोगों के जीन के अंदर 6 सिविलाइजेशन पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि 6 सभ्यता बनी, उन्हें ज़ॉम्बी ने डिस्ट्रॉय कर दिया और 7वीं सभ्यता जाके अब चल रही है। और एक सिविलाइजेशन के अंदर कितने साल होते हैं अभी तक किसी को भी नहीं पता है, सबने अंदाजा लगाया है। कुछ को लगता है कि एक सिविलाइजेशन के अंदर 340 साल होते हैं, कुछ को 10,000, कुछ को 12,000। हालांकि एशियन पर्सन आगे बताता है कि ये 6 सिविलाइजेशन आगे बढ़ी
रही, आजाद हुई, दोबारा नीचे गिरी, तबाह हुई, और इन सभी चीजों का अस्तित्व ज़ॉम्बी के साथ जुड़ा हुआ है। आसान शब्दों में ज़ॉम्बी एक सिविलाइजेशन से ज्यादा सिविलाइजेशन जी लिया है। जिमी आगे से कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि ज़ॉम्बी उससे भी ज्यादा एशियंट है जितना हम लोग उसे समझते हैं। एशियन पर्सन आगे से कहता है कि बाकी तो तुम लोग जानते ही हो। उसके जैसे छोटे मोटे कीड़े जैसे एग्जिस्टेंस को अर्थ के बारे में जब इस बारे में पता चला तो हमारी रूह कांप गई, हमारी हड्डियां कांपने लगी, और उसका सामना करने के लिए ही हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा जोरों शोरों से डेवलप करना शुरू कर दिया। हमारे सर्विलेंस के साथ वो जब भी जहां से गुजरता था तो हम लोग इस बात की सेफ्टी करते थे कि कोई भी इंसान उसके 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर आसपास दिखाई न दे। हमने सबसे पहले उसके बारे में स्टडी करने के बारे में सोचा, उसके बिहेवियर को चेक किया, उसके जीन्स को बारे में। हमने साइंस और टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बहुत ज्यादा फेंका और जोर दिया। हम लोगों ने यही सोचा इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है, बना तो कार्बन बेस्ड लाइफ ही है ना, वो थोड़ी ना लाइट ऑफ स्पीड को डिस्ट्रॉय कर सकता है और तोड़ सकता है। लेकिन हम लोग आखिर में फेल हुए और फेल होते रहे, और जब इन लोगों की सिविलाइजेशन खत्म होने वाली थी तो इन लोगों ने अपने आखिरी पलों में इंसानियत की रेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी चीज को जमीन के अंदर घुसा दिया जो आगे आने वाले इंसानों की मदद करेगा जिंदा रहने में और उन्हें पैदा करने में। अब इसके बाद आगे क्या हुआ ये हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है प्रोफेसर जिमी। जिसपे जिमी आगे से कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुमने एक आधमारे बच्चे यानी कि फीटस इमेज में देख लो भाई, जमीन में गाड़ दिया, और इसी तरीके से हमारी ह्यूमन जनरेशन और सिविलाइजेशन का प्रारंभ हुआ। और प्रोफेसर जिमी आगे से बहुत ज्यादा गुस्सा था। और बेशक यार ये चीज सेंस बनाती है, तुम पैदा हो गए, चलो हो गए, तुम्हें पाल पोस के बड़ा कौन करेगा भाई, चलना कौन सिखाएगा। इस पे एशियन पर्सन आगे से कहता है कि ठंड रखो भाई, हमारे पास कई सारे मर्द और औरत है जो आराम के साथ फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकते थे, यानी बच्चे पैदा करना। और वैसे भी ये सारी चीजें हजारों साल पहले की हैं और अब तक तो तुम्हारे जेनेटिक पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा कोई जीनियस बंदा यहाँ पे अपीयर होगा और यहीं से हमारी ह्यूमन रेस दोबारा आगे बढ़ेगी। जिमी वहां से जाते हुए कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बस जैसे ही काम पूरा हो जाए मुझे बुला लेना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने बॉडी की जीन से ज़ॉम्बी की जीन से बॉडी बना ली थी और अभी तक इसे कॉन्सिनेंस नहीं दी गई थी। जिमी एशियन पर्सन से कहता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब तुम्हारे ऊपर है जो तुम्हें करना है। इस पे एशियन पर्सन आगे से कहता है कि सबसे पहले हमें ये नैनो मेटल उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी का मैकेनिकल वर्जन बनाने वाले हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नैनो मेटल्स के साथ, जो कि यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली मेटल है। इसके साथ हम इसे मिलाएंगे तो इसके पास अनडाइंग बॉडी होगी जो कि ज़ॉम्बी के जीन से बनी होगी और इसे ज़ॉम्बी से तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं होना चाहिए। तो डबल बैटरी उन लोगों से बिल्कुल ठीक पते की बात करता है कि अगर वो लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी की ही तरह उसकी हूबहू कॉपी बनाने वाली हैं तो फिर उस कॉपी के पास भी तो ज़ॉम्बी की तरह ही विचारधारा होगी जो कि इंसानों के साथ रहना चाहेगा, और उनकी बनाई गई ज़ॉम्बी वाली कॉपी इन्हें विलन की तरह देखी थी और एक झटके में इन्हें मार देगी। तो फिर जिमी आगे से कहता है तो फिर हम लोग इसे ज़ॉम्बी वाले की मेंटालिटी नहीं देंगे, नहीं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस पे एशियन पर्सन आगे से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग इस ज़ॉम्बी को मेरे एरा वाले ज़ॉम्बी की मेंटालिटी दे दें। लेकिन डबल बैटरी को अभी भी बहुत बड़ा शक था और वो एशियन पर्सन से कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो ज़ॉम्बी इंसानों के साथ काम नहीं करेगा। जिसपे एशियन पर्सन आगे से बताता है कि मुझे नहीं पता है कि वो उस टाइम पे क्या सोच रहा था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो जब भी एक इंसान को दिखता था तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ी तबाही आती थी और वो कत्लेआम मचा देता था, जिससे डबल बैटरी बहुत भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पे जिमी आगे से कहता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों ने जो शुरुआत की है उसे खत्म करेंगे और बाकी सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम लोग समुद्र के अंदर कई सारी नेवी शिप्स और प्लेन्स को देखते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी आए हुए थे। वहीं पे ज़ॉम्बी वायलेट से पूछता है कि मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है, तुमने तो कहा था कि हमें ऑफिस के अंदर जाना है। इस पे वायलेट उसे कहती है कि तुम खुद ही देख लो, और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे नेवी सील्स आए हुए थे और साथ ही में जेट्स भी थे, शायद से कोई एक्सरसाइज होने वाली है। वहीं पे प्रेसिडेंट जैसे ही ज़ॉम्बी को देखते हैं तो वो खुशी खुशी जाते हैं और उसे गले लग के उसे शुक्रिया कहते हैं कंट्री बी के अंदर उसकी जान बचाने के लिए। इसके बाद वो ज़ॉम्बी को साइड में लेके जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट तैयार किया है, बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, औरतें, अगर ये कम पड़े तो चड्डी में मैं खुद आ जाऊं, अगर तुम्हें ये भी पसंद नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे लिए और भी बड़ा कुछ कर सकता हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वायलेट और लैंड के बारे में क्या ख्याल है। इस पे ज़ॉम्बी कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे अकेला ही ठीक हूँ, तन्हाई मुझे नहीं डसती है। लेकिन प्रेसिडेंट आगे से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें और कुछ देना पड़ेगा। इसके बाद वो ज़ॉम्बी को सामने की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें ये पूरी
नेवी आर्मी देने वाला हूँ, जिसके अंदर 4 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और 60 वॉरशिप होंगे। और अब से तुम हमारे अपग्रेड वर्जन ऑफ चीफ होगे, जिसके पास ग्राउंड एंड वाटर दोनों टाइप की नेवी होगी। और अब से हमारी कंट्री की आधी जाने तुम्हारे कंधों के ऊपर हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हारी वजह से मारे नहीं जाएंगे। वहीं पे वायलेट अपने मन के अंदर सोच रही थी कि प्रेसिडेंट को आखिर हो क्या गया है, ये क्या सोच रहे हैं। लेकिन ज़ॉम्बी इससे और ज्यादा खुश होता है और कहता है वाओ, कंधों पे और भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। जिसपे वायलेट ज़ॉम्बी को ताना मारते हुए कहती है कि तुम्हारा वाओ से क्या मतलब है, मेरे पास एक भी शिप नहीं है। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट हेड और बाकी सभी चीफ्स के पास भी सिर्फ लैंड फोर्स है और वो सिर्फ सिटी को कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद चीफ वहाँ पे ज़ॉम्बी के लिए कई सारे गार्ड्स को लेके आते हैं, जो कि ज़ॉम्बी को ग्रीट करते हैं और उसके लिए सलामी देते हैं। साथ ही में प्रेसिडेंट ने ज़ॉम्बी के लिए एक मिनिस्टर को भी हायर किया था, जो ज़ॉम्बी का एडवाइजर बनेगा। इसके बाद वो लोग ज़ॉम्बी के लिए गाना बजाना करने लगते हैं। अब हम लोग उस बड़े समुद्र के अंदर एक दूसरे कोने के अंदर देखते हैं, जहाँ पे हम लोग बीच को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों से कहती है कि अपने घमंड को जरा साइड में रख दो। हमने इतना ज्यादा पैसा यहाँ पे सिर्फ इसलिए खर्चा नहीं किया है ताकि तुम लोग यहाँ पे आओ और ठूस सको। हम लोग वहाँ पे ब्लड क्वीन को देखते हैं, जहाँ पे उसके चेले भी आए हुए थे। वहीं पे लिंक 2 आगे से कहता है कि आप चिंता क्यों करती हैं, हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिसपे बिग सिस उसे बताती है कि कंट्री ए और कंट्री के बीच में एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे वो लोग पानी के ऊपर अपनी फायर पावर को कंपेयर करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हमारी मदद करो एनिमी के अंदर घुसने में, जिससे मैं उन लोगों को मजबूर कर सकूं एक दूसरे के ऊपर हमला करने में। क्या तुम लोग मदद कर पाओगे? इस पे लिंक आगे से कहती है कि बेशक इस काम में तो हम सबसे ज्यादा आगे हैं, वैसे आप हमें पैसा कितना पे करेंगी? इस पे बिग सिस आगे से बताती है 3000 टन सोना, हिंदी में 12,30,000 करोड़। और हाँ, एक और चीज, अपने क्वीन से कह दो कि ये घटिया एक्सप्रेशन अपने चेहरे से हटा दे। वहीं पे लिंक की तो आंखें चमक उठती हैं इतने पैसों का नाम सुन के। इसके बाद वो क्वीन से कहता है कि मुस्कुरा दीजिए, और वैसे क्या आप हमारे लोन के बारे में भूल चुकी हैं? वो कमीना ब्लैक की लोन का इंटरेस्ट बढ़ा के 40% कर दिया है। हम लोग इससे अपना लोन भी पे कर देंगे और अपनी जमीन भी खरीद लेंगे, फिर हमें गली के बीच में सोने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्वीन बिग सिस की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो साउ उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि हमसे 5 मीटर की दूरी बनाए रखो। जिसपे क्वीन कहती है क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी बिग सिस को खा लूंगी? जिसपे साउ आगे से कहता है कि हमें तुम लोगों से एलर्जी है, तो हमसे दूर ही रहो। लेकिन बिग सिस उनसे कहती है कि उसे आने दो। क्वीन बिग सिस से कहती है कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करना चाहती हो। इस दुनिया के अंदर एक पर्सन को छोड़ के मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो फिर यहाँ पे चीजें थोड़ी सी बदली रहेंगी। जिसपे बिग सिस आगे कैसे कहती है कि दोनों के बीच में अगर तुम लड़ाई करवा देती हो तो ये हमारी डील रही। और हमें बताया जाता है कि हाई इंटरेस्ट लोन को पे करने के लिए बेचारी ब्लेंड क्वीन ने अपनी गरिमा और औहदे को साइड में रख के इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं पे दोनों सिटीज के बीच के अंदर कॉन्फ्रेंस मीटिंग शुरू हो चुकी है और सभी लोगों को इसी बात का इंतजार है कि मीटिंग कैसी जाएगी। अब यहाँ पे एक्सचेंज मीटिंग होने वाली थी, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और एक दूसरे की कॉम्बैक्ट पावर को चेक करेंगे। इसीलिए कई सारे लोग टीवी के अंदर बैठ के इस मसाला मस्ती को देखना चाह रहे थे और हर तरफ यही न्यूज चल रही थी। वहीं पे हम लोगों को बताया जाता है कि कंट्री ए के चीफ और बाकी सभी जितने जनरल थे वो सभी गोवा आइलैंड के ऊपर एकत्रित हो चुके हैं और बाकी डिपार्टमेंट के चीफ्स भी यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे एक सिंपल वॉलीबॉल का मैच होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग वायलेट को देखते हैं और उसके सामने चिंकी मिंकी खड़े थे। वहीं पे सभी लोग तो यहाँ पे हवस का नजारा देखने के लिए आए थे। वहीं पे हम लोग लैंकी को भी देखते हैं, जो कि मैच के अंदर आई हुई थी और ये बस एक परफॉर्मेंस मैच होने वाला था, यानी कि असली लड़ाई से पहले जुआ खेला जाएगा, जिसके बाद बंदूकें चलेंगी। वहीं पे ज़ॉम्बी भी बीच पे आया हुआ था, लेकिन ये कोई भी टीम के अंदर नहीं है, बस दर्शक की तरह आया है। वहीं पे गैंग आगे से कहता है कि ये सब कुछ देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, भले ही ये एक परफॉर्मेंस मैच है, लेकिन 2 लड़कियों के बीच में होने वाला है, देखते हैं क्या मजा आता है। वहीं पे बाकी लोगों की नजर ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है, जो कि आगे से कहता है कि ये बंदा तो इतना पतला है, हवा आए उड़ ना जाए, लेकिन हमें तो पता है कि ये एक एक्सचेंज मीटिंग का एक चीफ है, लेकिन इसने ज़ॉम्बी मास्क क्यों पहना हुआ है? और मुझे याद है कि ये तो प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड भी बना हुआ था, लेकिन दिखने में तो कमजोर लगता है। वहीं पे ज़ॉम्बी चीफ से पूछता है कि वायलेट की टांगे वापस आ गई, जिसपे चीफ आगे से बताता है कि वो तो बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट ने नकली टांगे बनाई हैं, यानी कि वो असली ही हैं लेकिन नकली हैं, आर्टिफिशियल बनाई गई हैं। ज़ॉम्बी की जिन के होने के बावजूद वो टांगे नहीं रीजनरेट कर पा रही, कितनी बेकार बात है भाई ऑथर सच में भाई जो समझ में आ रहा है वो लिख ही दे रहा है और हम लोग भाई गधों की तरह उसे एंजॉय कर रहे हैं। खैर अब इसके बाद वहाँ पे परफॉर्मेंस मैच शुरू हो जाता है और मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस गेंद को इधर उधर ही फेंका जाता है। वहाँ पे बाकी लोगों तो बस एक ही चीज को अंदर मजा आ रहा था, वो था फोटो खींचने में, वो भी किस किस एंगल से ये बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वायलेट गेंद के ऊपर मारती है तो गेंद बुलेट की तरह सीधा जाके स्नो के पास गिरती है और स्नो से कैसे कैसे डिफेंड कर लेती है। इसके बाद रेन उस गेंद के ऊपर मारती है तो फिर लैन की इस तरह से उसे दोबारा मारती है और वो दोनों इसी तरीके से गेंद को इधर उधर मारने लगते हैं, लेकिन इसी बीच गेंद जाके ज़ॉम्बी के सर के ऊपर लगती है। अब उन लोगों के मैच के दौरान हम लोग एक और लड़की को देखते हैं, जो कि एक नई कैरेक्टर थी। अब ज़ॉम्बी को समझ में आ चुका था कि वो हर बार अब गेंद से पीला जाने वाला है, तो वो तुरंत वहां से भागने लगती
लगता है, लेकिन उसी टाइम पे दोबारा गेंद उसके सर के ऊपर आके लड़ती है और बेचारा नॉकआउट हो जाता है। वहीं पे वायलेट और रेन दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। वहीं पे टीटी आगे से बैठ के कहता है कि साला ये दोनों हर साल लड़ती हैं, और वो उन लोगों से कहता है कि एक्सचेंज मीटिंग शुरू होने वाली है, वहां पे लड़ लेना, अब यहाँ से जाओ। वहीं पे हम लोग की लड़की को देखते हैं जो कि अपना चश्मा हटा के ज़ॉम्बी को देखती है, और वो अपनी एक दोस्त जिसको हमने पहले देखा था वो उससे कहती है बटरफ्लाई ध्यान से, वो तुम्हें डिस्कवर ना कर ले। वहीं पे ज़ॉम्बी को शायद से इनके बारे में पहले पता लग चुका था, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में था। टकलियों के ऊपर 2 एरो दिखाई दे रहे हैं, ये गुस्से का साइन होता है। अब इसके बाद हमें ये सफेद बालों वाली लड़की दिखाई जाती है, और ये भी एक नई कैरेक्टर है। वहीं पे बटरफ्लाई आगे से कहती है कि चिंता ना करो, इस बात को सदियां बीत चुकी हैं, जब हमने उसे लड़ाई की थी वो तो शायद से हमारे बारे में पहले ही भूल चुका होगा। और इसके अलावा उसकी तरफ देखो, ये तो उसकी पहली फॉर्म है ना, ये तो बिल्कुल बेवकूफ लग रहा है, लेकिन अभी देखने में बेवकूफ लगता है, लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्म करेगा तब ये हमारा नाइटमेयर बन जाएगा। हम लोग काफी टाइम से कंट्री बी के अंदर छुपे हुए हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज मीटिंग के दौरान उससे दोबारा मिल जाएंगे। ये मेरा पहली बार है जब मैं उससे पहली बार मुलाकात कर रही हूँ। बटरफ्लाई आगे से कहती है कि ये टाइम अभी मिलने जुलने का नहीं है, वो हमसे ज्यादा खतरनाक है। जो पेनफुल मेमोरी उस दिन की अभी तक मेरे दिमाग के अंदर घुसी हुई है, जो दुख ये हमारे अंदर लेके आया था, और वो फीलिंग जो गायब होने की थी, और खुद के ही होम टाउन को छोड़ने का दर्द, ये कभी भी हमसे छूट नहीं पाएगा। मैं कभी भी उस दिन को भुला नहीं पाऊंगी जो हमने सहा था। वहीं पे इनके साथ एक बंदा भी था जिसकी हाइट शायद 7.5 फीट होगी, वो भी ज़ॉम्बी को देख के काफी ज्यादा गुस्से में था। हालांकि बटरफ्लाई उसे शांत करा देती है और उसे बताती है कि हमारा गोल यहाँ पे उसे चैलेंज करना नहीं है, अगर हम लोग यहाँ पे जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे तो फिर हमें बहुत बड़े परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। मैं दोबारा इस दुनिया के अंदर अकेली नहीं होना चाहती हूँ। अब इसके बाद हमें इस सफेद बाल वाली लड़की का नाम पता चलता है जो कि होता है नियाई, और बटरफ्लाई उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोबारा उस तरीके से सोना नहीं चाहती हो जिससे तुम्हें जगाया गया है, लेकिन हम लोगों को पहले वो काम पूरा करना पड़ेगा जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उसे जितना ज्यादा हो सके उतनी दूरी बनाए रखो और उसके ऊपर नजर रखो, और सबसे जरूरी चीज जो हम लोगों को पता लगानी है वो है इस बास्टर की लिमिट, कि ये कमीना किस हद तक जा सकता है और इसकी आखिरी पॉइंट कहाँ पे है, कब जाके ये थकेगा और रुकेगा। अब इसके बाद हम लोग डबल बैटरी और एशियन पर्सन को देखते हैं, और इन लोगों का काम पूरा हो चुका था और डिजाइन भी बन चुका था मेगा रोबोट मेगा ज़ॉम्बी के लिए। अब इसके बाद हम लोग कई सारे एयरक्राफ्ट्स को देखते हैं जो कि एक्सचेंज मीटिंग के लिए जा रहे थे। वहीं पे एक हेलीकॉप्टर इन लोगों की लड़ाई को रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ था जो कि न्यूज की तरह काम करेगा। वहीं पे रिपोर्टर आगे से बताती है कि कंट्री ए अपने शिप्स को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दी है, और जिन लोगों को इस लड़ाई का इंतजार था वो बहुत जल्द ही होने वाली है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि कुछ शिप्स को कंट्रोल करने वाला था, यानी कि जितने भी चीफ हैं उनको अलग अलग बटालियन दी गई है, और ज़ॉम्बी की सबसे स्ट्रॉन्ग बटालियन है। कैप्टन ज़ॉम्बी के पास आता है और उससे पूछता है कि हमें आगे क्या करना है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं तो फिर उसको उसका मिलिट्री सूट दे दिया गया था, और भाई साहब के पास हुडी है, आई लव द हुडी। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद ज़ॉम्बी के पास उसकी खुद की नेवी फोर्स है, और ट्रेनिंग के बाद ज़ॉम्बी के जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे वो सभी इतने ज्यादा फेमिलियर हो चुके थे कि वो ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते थे मदरशिप्स के ऊपर। यहाँ तक कि ज़ॉम्बी के सबऑर्डिनेट्स ने अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट यानी कि प्लेन्स, जेट्स और वेपन्स को चलाना भी सीख लिया। यहाँ तक कि वो लोग लैंड, एयर और सी स्ट्राइक्स को भी काफी अच्छे से कोऑर्डिनेट करने लगे थे। कंट्री बी के लोगों ने कभी भी सोचा भी नहीं होगा कि जो वेपन को वो लोग ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए बना रहे हैं, ज़ॉम्बी का एक अलग ही ट्रुप उन्हें ऑपरेट कर रहा होगा। अगर कंट्री बी के लोगों को इस बारे में पता चल जाता है कि उनकी मुंडी के ऊपर जो चीजें उड़ रही हैं उनके अंदर ज़ॉम्बीज बैठे हुए हैं, तो भगवान ही जाने कि उनको कितना बड़ा सदमा लगेगा और वो क्या सोचेंगे। वहीं पे हम लोग वायलेट को देखते हैं और उसके पास ज़ॉम्बी का एक बॉस आता है जो कि उसे बताता है कि ज़ॉम्बी चाहता है कि वायलेट उनकी फ्लीट यानी शिप को ज्वाइन कर ले। वहीं पे ज़ॉम्बी ने इनविटेशन लैंकी के पास भी भिजवाया था। वो ज़ॉम्बी उसे कहता है कि आपकी यूनिफॉर्म लेडी है, लेकिन लैंकी आगे से कहती है कि जो लोग कंसोल पोजीशन पे होते हैं उन्हें यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं होती है। रिपोर्टर हम लोगों को बताता है कि वो समुद्र के बीचों बीच कंट्री ए के ज़ॉम्बी शिप के ऊपर है, और इस टाइम कंट्री ए ने अपनी पूरी नेवी आर्मी को यहाँ पे भेज दिया है, टोटल 3 फ्लीट्स के साथ। और कंपटीशन इस बात के ऊपर होने वाला है कि कौन इस आइलैंड के ऊपर कब्जा करेगा। और इस टेस्ट का मतलब ये होने वाला है कि हर एक कंट्री के कॉन्सोल्स और चीफ्स के बीच में वो लोग कैसे कोऑपरेट करते हैं और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं आइलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए। वहीं पे कंट्री ए और कंट्री बी दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही थी। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि कंट्री ए के पार्टिसिपेंट्स 3 हिस्सों में बांटे गए हैं, जिनमें से पहला ज़ॉम्बी की फ्लीट होने वाली है। इसके बाद कंट्री ए के उनके डिपार्टमेंट हेड लीड करेंगे जो कि एक फर्स्ट फ्लीट को लीड करेंगे। इसके बाद उनका तीसरा नेवी फ्लीट भी है जिसको ये लोग लीड करने वाले हैं। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि इनका नाम क्या है। वहीं पे दूसरे हाथ कंट्री बी की भी टीम तैयार खड़ी है, और उनकी पहली फ्लीट एक टुकड़ी तरह समझ लो, और उनकी पहली फ्लीट को जनरल बांगू और सिस्टर याओ कंट्रोल करने वाली हैं, यानी ये 2 बहनें। और उनकी दूसरी नेवी फ्लीट को लेफ्टिनेंट जनरल जियांगहुआ कंट्रोल करेंगे, और उनकी तीसरी नेवी फ्लीट को जनरल हु लीड करेंगे। न्यूज रिपोर्टर बाकी लोगों को बताती है कि हर साल की तरह इस बार भी किसी भी जनरल ने
उनसे इंटरव्यू देने को मना कर दिया है। लेकिन इस बार उनकी किस्मत चमक गई है क्योंकि इस बार कंट्री ए के सेकंड लीडर ज़ॉम्बी भाई साहब उनके साथ बात करने को राजी हो चुके हैं और वो न्यूज रिपोर्टर ज़ॉम्बी से पूछते हैं कि आप कंट्री ए की नेवी फ्लीट के बारे में क्या सोचती हैं, क्या वो लोग एडवांटेज के अंदर हैं और आपको क्या लगता है कि इस बार इस कंपटीशन को कौन जीतने वाला है। जिसमें ज़ॉम्बी आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हमें लड़ाई कम करनी चाहिए और शांति से जीना चाहिए, तभी तो सब लोग आराम से घर जा पाएंगे और आराम से खाना खा पाएंगे। वहीं पे एक बच्चा इस न्यूज को देख के कहता है कि इसे तो नेता होना चाहिए, बातें पॉलिटिशियन वाली करता है और लीड आर्मी को करता है। अब इसके बाद रिपोर्टर वायलेट से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि ताकत कहां से आएगी और क्या उसे लगता है कि वो जीत पाएगी। जिसपे वायलेट आगे से कहती है कि मैं जीत इसी बात को मानूंगी कि वो शिप को नदी के अंदर न कूदा दे। वहीं पे लैंकी से भी यही सवाल पूछा जाता है तो वो आगे से कहती है कि मुझे लगता है कि ये शिप डूबने वाली है। अब इसके बाद हम लोग स्नो को देखते हैं। उसको ये टास्क काफी ज्यादा इजी लग रहा था कि इन्हें एक आइलैंड के ऊपर कब्जा करना है, जबकि पिछली बार इन्हें कई सारे ज़ॉम्बीज को मारना पड़ा था। चलो हेड ने अपनी बात के ऊपर कायम रखा और ज़ॉम्बीज को नहीं मारा। वहीं पे रेन आगे से कहती है कि तुमने थर्ड फ्लीट के बारे में सुना है जिसमें कई सारी नई औरतें हैं और उन्हें अचानक से अपर रैंक क्यों दे दी गई है, क्या तुम उनके बारे में जानती हो। जिसमें स्नो आगे से बताती है कि मुझे इतना पता है कि वो लोग काफी टाइम से छुप के काम कर रहे थे और उन्हें रिसेंटली ही प्रमोट कर दिया गया है, पता नहीं उनके अंदर ऐसी क्या स्पेशल बात है। वहीं पे हम लोग बटरफ्लाई और नियाई को देखते हैं और उनकी साथी को कुछ अजीब सी बदबू आती है, लेकिन वो आगे से उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। वहीं पे हम लोग ब्लड क्वीन को देखते हैं और वो भी अपनी मिशन की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन बटरफ्लाई पे ज्यादा पूछने पे ये बंदा उन लोगों को बता देता है कि मुझे कोई ऐसा मिला है जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है और इसका ओरिजिन मेरी तरह ही सेम है। तुम हमको एक ही स्पीसीज का समझ सकते हो, लेकिन पता नहीं मुझे उसका ऑरा अभी बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। जिसपे बटरफ्लाई काफी हैरान होती है और कहती है कि तुम्हारे ही स्पीसीज का, लेकिन उसका ऑरा इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है। जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि शायद से उसे गायब हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग उसी आइलैंड को देखते हैं जो कि एटलांटिक ओशन होता है और इसी आइलैंड के ऊपर कब्जा करने की लड़ाई हो रखी है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंट्री बी की फ्लीट जो कि सेकंड फ्लीट है वो आइलैंड के पास पहुंच चुकी है और इनके बगल में ही कंट्री ए की थर्ड फ्लीट है। इसीलिए ये लोग बिना कुछ देखे दागे सीधा गोली दाग देते हैं कंट्री ए की फ्लीट के ऊपर। वही न्यूज रिपोर्टर आगे से कमेंट्री करते हुए कहता है कि कंट्री बी की सेकंड फ्लीट ने ओपन फायर कर चुका है कंट्री ए के थर्ड फ्लीट के ऊपर और लोगों ने 3 पॉइंट को खो दिया है। अब यहाँ पे भाई घमासान युद्ध नहीं होने वाला था, बेशक ये लोग पेंट के साथ खेलने वाले थे, अगर इनके ऊपर पेंट लग जाता है तो इनके 3 पॉइंट माइनस होंगे। वहीं पे गैंग हेड से कहता है कि वो लोग फाइट कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो लोग अभी तक फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका सॉसेज चीफ पता नहीं क्या कर रहा है, उसने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। वहीं पे रिपोर्टर आगे से कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन क्या तुम लोगों ने देखा कंट्री बी ने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया और डायरेक्ट धावा बोल दिया। आइलैंड के ऊपर कब्जा करने के अलावा उन लोगों ने डायरेक्ट उनकी थर्ड फ्लीट के ऊपर अटैक कर दिया है। ऐसा लगता है कि जिसके पास जितने ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होंगे वही जीतेगा। हम लोग अभी एडवांस में चल रहे हैं और हमारे पास एडवांटेज है। इसे कंट्री बी के जितने भी लोग थे वो सभी आगे से खुश हो जाते हैं और चीखने और चिल्लाने लगते हैं। अब इसके बाद इन लोगों का चीफ सॉसेज आगे से कहता है कि अब हम लोग और ज्यादा नहीं रुकेंगे, जो भी हमारे पास है वो सब कुछ फायर कर दो। तो फिर ये लोग अब उनके ऊपर भी पेंट की गोलियां बरसाने लगते हैं। वहीं पे हम लोग डबल बैटरी को देखते हैं जो कि एटलांटिक ओशियन के ऊपर था, यानी उसी आइलैंड के ऊपर जहाँ पे ये लोग धावा बोलने के लिए आए हुए हैं। अब जैसे ही वो इन लोगों की लड़ाई को देखता है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि ये लोग उसे पकड़ने के लिए आए हुए हैं। वहीं पे थर्ड और सेकंड फ्लीट दोनों आपस में भाई कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, कोई इधर से गोलियां फायर कर रहा था, कोई दूर से, और बीच में उन लोगों की कम्युनिकेशन के जरिए बातचीत से लड़ाई हो रही थी। सॉसेज इधर से 4-5 गालियां फेंक के मारता तो लिंगजुआ उधर से 4-5 गोलियां फेंक के मारती। वहीं पे गैंग हेड से कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा लगता है कि सॉसेज हार रहा है। जिसपे हेड उसे कहता है कि तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, अगर वो हार रहा है तो फिर हारने दो, वैसे भी जो भी उस आइलैंड के पहले लैंड के ऊपर कब्जा करेगा तो फिर उन्हें 40 पॉइंट ही मिलेंगे। उन दोनों बेवकूफों को आपस में ही लड़ने दो, तब तक हम चुपके से आइलैंड के अंदर घुस जाएंगे और वहाँ पे और भी ज्यादा पॉइंट होंगे। इसे गैंग हैरान होता है कि चीफ यहाँ पे मक्कारी की बात कर रहे हैं। वहीं पे डबल बैटरी की तो आंखें बाहर आ चुकी थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जितने भी सोल्जर्स हैं वो सभी यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सॉसेज अपने पायलट को साइड में करता है और उससे कहता है कि अगर तुम किसी चोर के ग्रुप को पकड़ना चाहते हो तो फिर डायरेक्ट उनके लीडर को पकड़ लो। अब इसके बाद वो सीधा अपनी शिप को तोड़ते हुए जिंगहुआ की शिप की तरफ आगे आने लगता है। वहीं पे जिंगहुआ के साथ ही आगे से कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल कुछ हमारी तरफ उड़ते हुए आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग सॉसेज को देखते हैं जो कि वहाँ पे एसेंस ऑफ सॉसेज मसल बॉडी का इस्तेमाल करता है और बीच हवा में ही अपने कपड़े फाड़ के नंगा हो जाता है और अपनी सेक्सी बॉडी दिखाने लगता है। अब उसकी सेक्सी बॉडी देख के ये तीनों ही आगे से चीखने और चिल्लाने लगती है कि ये क्या है बे। वहीं पे न्यूज रिपोर्टर जो कि कमेंट्री कर रहा था ये देख के उसकी आंख नाक और मुंह से खून बहने लगता है। उसको छोड़ो, जो पायलट वहाँ पे शिप को चला रहे थे उनका भी यही हाल था, और उन्हें छोड़ो जो लोग टीवी से उसे देख रहे थे उनका भी यही हाल था। अब इसके बाद न्यूज रिपोर्टर अपना दर्द छुपाते हुए कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन इस चीज को गोली मारो, काफी सालों बाद हमें कुछ
दर्दनाक चीज देखने को मौका मिला है। अब इसके बाद जिंगहुआ भी आगे से कहती है कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, जिसके बाद वो भी अपनी सिप को तोड़ते हुए सीधा जाके सॉसेज के ऊपर जाती है और उसके ऊपर ठरकी मार के उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार लात मारती है। वह पे न्यूज रिपोर्टर आगे से कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप लोगों ने देखा, अब यहाँ पे जनरल और काउंसिलर्स के बीच में लड़ाई होने लगी है। वह पे कंट्री बी के लोग आगे से कहते हैं कि हाँ उस ठरकी को मार दो, साले ने हमें खून के आंसू रुला दिए हैं।